बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। आज है तारीख 13 अप्रैल और वक्त हो चुका है 3 से 4 मिनट ऊपर और हम एक मरतबा फिर से हाजिर हैं। वीकेंड के ऊपर बहुत कुछ होता रहा इस्लामाबाद के अंदर, स्पेशली अगर हम सिर्फ पाकिस्तान की बात करें और पाकिस्तान के अलावा अगर हम पूरी दुनिया की बात करें, सबकी नज़रें थी इस्लामाबाद के ऊपर। क्यों? इस्लामाबाद में क्या हो रहा था मुजम्मिल? इस्लामाबाद के अंदर चल रहे थे मुज़ाकरात, वो मुज़ाकरात के जिसने ग्लोबल अटेंशन अपनी तरफ की हुई थी। पाकिस्तानी जो कि है वो सफारतकारी के एक अदद बड़े अहम मरहले में से गुजर रहे थे और हमारी डेलीगेशंस बहुत कामयाब रही। ईरान अमेरिका के बराह रास्त आला सतह के मुज़ाकरात करवाए गए और इन मुज़ाकरात के अंदर जो चीज़ नहीं हो पाई वो एक्चुअली एक छोटा सा पॉइंट है जो सारे मीडिया पे हर कोई स्टेट कर रहा है, और वो ये है कि जो बेंड करना था जिन इंपॉर्टेंट चीज़ों पे दोनों साइड्स को, वहाँ पे थोड़ा सा तनाव मिला, लेकिन ओवरऑल बाकी सारी चीज़ों के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से एग्री कर लिया अच्छा, गया। बहुत सारी बातें ऑलरेडी एक्सपेक्टेड थी। हमने जितने भी एनालिस्ट से बात की या फिर फॉरेन पॉलिसी के ऊपर एक्सपर्टीज जो रखते हैं लोग, उनसे बात की, उन सबका ये कहना था कि हमें कोई बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू इस एक मीटिंग के अंदर एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। ऑल्दो 21 घंटे तक ये मुज़ाकरात जारी रहे था कि जिसने कहा डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ बैठ गए सामने आकर और पाकिस्तान ने इसके अंदर रोल प्ले किया। मुज़ाकरात कामयाब हुए या नहीं हुए, डेफिनेटली उसके लिए हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि मजीद इसकी मुलाकातें होंगी। लेकिन पाकिस्तान के लिए ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी कि दो ऐसे दुश्मन जो एक दूसरे का नाम भी लेना नहीं चाहते थे, उनको बिठा दिया एक टेबल के ऊपर बात करते हुए। तो प्रेसिडेंट ट्रंप जो है उनकी तरफ से कुछ स्टेटमेंट्स आई हैं, वो जरा बता देते हैं। सबसे पहले तो उन्होंने तारीफ की है पाकिस्तान की बहुत ज्यादा, फील्ड मार्शल की, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की, और उन्होंने ये कहा है कि इस्लामाबाद में जो मुज़ाकरात हुए हैं ईरान के साथ वो बहुत अच्छे रहे हैं। 21 घंटे तक ये मुज़ाकरात हुआ और ईरान के साथ ज्यादातर निकात पर इत्तफाक हो गया और ये हमारी फौजी ऑपरेशंस जारी रखने से बेहतर है। अच्छा, जब भी हम फॉरेन पॉलिसी की बात करते हैं मुजम्मिल, यू नो वी नो, और जितने भी हमारे एनालिस्ट अभी हमारे साथ भी मौजूद होंगे, इन बिटवीन द लाइन रीड करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हर स्टेटमेंट को एनालाइज किया जाता है मुख्तलिफ तरीकों के साथ और ये उनका स्टेटमेंट जो है ना काफ़ी हौसला अफजा मालूम होता है। ये काफ़ी हौसला अफजा मालूम होता है। ईरान ने मुज़ाकरात ख़त्म नहीं किए, उम्मीद ये है कि वो तमाम तर अमरीकी मुतालबात मान लेंगे, ये भी ऐड किया ट्रंप ने। अब इसके अंदर एक्सपेक्टेशन भी उनकी सामने आ रही है कि व्हाट दे एक्सपेक्ट आउट ऑफ ईरान। एट द सेम टाइम ईरानी सदर का जो बयान है मसूद पेज़ेश्कियान साहब का, उन्होंने ये कहा है कि ईरान एक मुतवाज़न और मुनाफा बख्श प्यारा सा ज़बरदस्त सा मुआहदा चाहता है जिसके अंदर जंग भी रुक जाए, बिजनेस भी चले, अच्छे तरीके से दुनिया इस प्रॉब्लम से आगे बढ़ जाए। मुआहदा सिक्योरिटी की चीज़ों से रिलेटेड इस्तेहकाम चाहता है, अमरीका जो कि है वो आलमी कवानीन के मुताबिक चले। हम सारे जानते हैं कि किस तरह से इंटरनेशनल लॉ एंड ऑर्डर इस टाइम पर जेपीडी के अंडर है, तो वो भी इसी बात को कह रहे हैं। अब इसके अंदर हमारे पास जो चीज़ें इंपॉर्टेंट आ रही हैं वो ये निकल के आ रही हैं कि यहाँ पे जंगबंदी बरकरार रखने का दोनों साइड से एक्सप्रेशन दिया गया, ईरानियन साइड से भी और अमेरिकन साइड से भी। बिल्कुल ऐसे ही। ऐसे पाकिस्तान के अंदर जेडी वेंस आए थे, विटकॉफ आए थे एंड जैरेड कुशनर आए थे अमेरिका की साइड से, जो कि बहुत बड़ी एक अचीवमेंट हम कह सकते हैं। 2011 के बाद किसी भी वाइस प्रेसिडेंट का, अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट का ये पाकिस्तान का पहला दौरा था। एंड देन अगर हम बात करें ईरान की, तो वहाँ से हमारे यहाँ पर आए थे मोहम्मद बाकिर कालिबाफ और उसके साथ साथ जो अब्बास इराक़ची हैं जो वज़ीर ख़ारजा हैं ईरान के। ऑलराइट जी, अब एक नई डेवलपमेंट ये हुई है कि ट्रंप की तरफ से ये ऐलान किया गया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो कि ऑलरेडी बंद है ईरान की तरफ से, वो कहते हैं कि हम इसको ब्लॉकेड करेंगे। अब ये ब्लॉकेड किस तरह से होगा, क्या किया जाएगा, या फिर हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के अंदर एक नई नाकाबंदी देखेंगे जो ऑलरेडी एक बोन ऑफ कंटेंशन बना हुआ है इन सारे मुज़ाकरात के अंदर। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है फॉर्मर एम्बेसडर हैं सरदार मसूद खान साहब, उनकी तरफ चलते हैं और उनसे जानते हैं कि वो इस सारी सिचुएशन को कैसे एनालाइज कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, गुड मॉर्निंग। खान साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल, वी कैन हियर यू लाउड एंड क्लियर। सरदार मसूद खान साहब, ये वीकेंड के ऊपर जो मुज़ाकरात होते रहे और अब ये जो नए स्टेटमेंट्स आए हैं जिसमें ट्रंप कह रहे हैं कि हम ब्लॉकेड करेंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का, आप कैसे देख रहे हैं इस सारे मामले को? हम क्या समझे, ये हौसला अफजा है सिचुएशन जंग बंदी के लिए, सीज़ फायर के या जंग के खात्मे के लिए? सबसे पहले तो मैं आपसे इत्तफाक करूंगा कि जो इस वीकेंड के ऊपर मुज़ाकरात हो रहे थे उसमें बहुत सी कामयाबियां हुई। अमेरिका और ईरान बहुत अरसे के बाद एक दूसरे के आमने सामने बैठे, वरना ये जो है इंटरमीडिएटरीज के ज़रिए गुफ्तगू करते थे। और ये पाकिस्तान के लिए भी कामयाबी थी, बैनुल-अक़वामी बरादरी के लिए भी कामयाबी थी, क्योंकि माशी सतह पे यानी आलमी माशी सतह पे बहुत ही उतार चढ़ाव था जिससे कि तमाम दुनिया के शहरी परेशान थे और हुकूमतें भी परेशान थी। तो इस वजह से ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ने
एक तारीखी कदम उठाया था और उस पे बजा तौर पे पाकिस्तान की कौम को फ़ख्र होना चाहिए। जो इत्तलात आई हैं जिनका आपने ख़ुलासा किया है कि किस तरीके से बिल्कुल बहुत से मामलात जो थे वो हल कर चुके थे, दो चीज़ें जो है राह में रुकावट बन गई। एक जो थी न्यूक्लियर डील बिटवीन द टू कंट्रीज़, और दूसरे जो था वो ये था कि आबना हरमूज़ की गवर्नेंस के सिलसिले में। तो अब जो है, वैसे तो दोनों जब ये मुज़ाकरात ख़त्म हुए तो सफारतकारी का मुज़ाहरा करते हुए दोनों साइड्स ने बहुत ही मुस्बत बयानात दिए हैं। यानी गिवन द बैकग्राउंड ऑफ दिस वॉर, डेवास्टेटिंग वॉर, उन्होंने बड़े मुस्बत बयानात दिए। लेकिन अभी जो सदर ट्रंप कदम उठाने वाले हैं वो यानी ये कि आबना हरमुज़ को ब्लॉकेट करने वाले हैं, वो ईरान के ऊपर प्रेशर डालना चाहते हैं। और ईरान जो है इट इज़ ऑल्सो डिगिंग इन इट्स हील्स। तो इस वजह से थोड़े से जो है तशवीश बढ़ गई अच्छा है। सर, अगर इस पॉइंट को थोड़ा सा ज़्यादा फोकस के साथ देखा जाए कि सदर ट्रंप जो है वो प्रेशर डालना चाह रहे हैं ईरानियन साइड पे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ऑलरेडी ईरान ने एक दफ़ा बगैर किसी प्रॉब्लम के बंद करके दिखा दिया कि हमें कोई मसला नहीं है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद करने में। डोंट यू थिंक दैट अमेरिकन मिलिट्री एसेट्स सिटिंग इन दैट रीजन आर अ टारगेट फॉर द ईरानियन ऑफेंस? और अगर ये चीज़ हो जाती है तो ये तो जंग और तवील हो जाएगी। पाकिस्तान का इसमें अब पार्ट क्या है दैट बोथ साइड्स हैव वॉक्ड अवे? पाकिस्तान से बड़े ये देखना ये पड़ेगा। पाकिस्तान तो मुतासर होगा बिलवास्ता तौर पर और बराह रास्त भी मुतासर होगा। यानी मतलब है वो एक तो कौमी सतह पे हमारे जो माशी स्ट्रेस बढ़ेगा और उसके अलावा हमारे बहुत सारे और रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं। दूसरा ये कि पाकिस्तान देखना ये पड़ेगा कि पाकिस्तान की सिलसिले में सफारतकारी जारी रहेगी, क्या हम इनको दोबारा जो है एक मुज़ाकरात की मेज़ पे ला सकेंगे, या जो हमारा चैनल इस्टेब्लिश हुआ उसके ज़रिए पैगाम रसानी करेंगे और फ़रीक़ैन के इख्तलाफात को कम अज़ कम करने की कोशिश करेंगे। एक ये है। दूसरी तरफ ये है कि अगर वाकई जो आपने कहा कि ईरान ने तो बंदिश लगाई हुई है या कोई जो जज़वी तौर पर उसे बंद किया हुआ है, बाज़ को जाने देता है, बाज़ को नहीं जाने देता, उसने फिर जो है टोल भी चार्ज करना शुरू कर दिया, ये तो सब हमें मालूम है। लेकिन अगर अमेरिका ने ब्लॉकेड कर दिया तो ये एक नया फ़ौजी एस्केलेशन का फेज़ शुरू होगा, क्योंकि उसमें यह है कि दो चीज़ें आ रही हैं कि वो ब्लॉकेड कर देंगे, उसके बाद जो है माइन स्वीपर्स को वहाँ डिप्लॉय करेंगे। जो माइंस वहाँ अगर हैं वहाँ माइन जो है आपना हरमुज़ में है तो उनको निकालने की कोशिश करेंगे। और ये भी इस इम्कान का भी इजहार किया जा रहा है कि वो खाक आइलैंड जिससे ईरान के तकरीबन 90% तेल बरामद होता है उसको भी निशाना बनाए। अगर ऐसा हुआ तो ये जंग के शोले मज़ीद भड़क उठेंगे और दुनिया जो है एक और कैटास्ट्रोफी ये जो देखेगी अभी आने वाले। सिचुएशन है कि मुज़ाकरात भी चल रहे हैं, बातचीत भी चल रही है, हौसला अफजा बयानात भी आ रहे हैं। एट द सेम टाइम ट्रंप की तरफ से ये बयान भी आया है कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को ब्लॉकेड करेंगे। कितना इम्प्लीमेंटेबल लग रहा है या कितना इसके अंदर हम ये समझें कि ट्रंप जो है ना वो कन्विक्शन के साथ इसकी तरफ जा सकते हैं कि ब्लॉकेट कर दें, क्योंकि इससे तो मज़ीद जो एक बातचीत का मरहला शुरू हुआ था उसके अंदर फिर से एक दरार आ जाएगी और एक रुकावट भी महसूस होगी। फिर अमेरिका के पास विल भी है और मसल भी है, इसमें कोई शक नहीं कि वो ऐसा कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो उन्हें कैलकुलेशन करनी होगी, ये फिर जंग जो है सिर्फ ईरान और अमेरिका के दरमियान नहीं रहेगी, यानी जो खलीजी रियासतें भी हैं और उसमें इसराइल भी शामिल है किसी न किसी तौर पे। ये इस जंग में दूसरे यानी चीन दरमियान में एकदम जद में आ जाएगा, क्योंकि ईरान का 90% तेल जो है वो चीन ख़रीदता है और वो मुख्तलिफ ममालिक के फ्लैग्स के तहत जो ऑयल टैंकर्स होते हैं वो ज़रूरी नहीं कि चीन का फ्लैग इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा सर, ये आपने बड़ा अच्छा पॉइंट मेंशन किया कि चाइना जो है वो ऑयल के बिजनेस में बड़ा मेजर स्टेक होल्डर है व्हेन वी टॉक अबाउट ईरान ऑन द इंटरनेशनल स्टेज एज अ बिजनेस। मिस्टर विक्टर आउट ऑफ चाइना हैज़ अगेन एंड अगेन मैंशनड कि डायरेक्ट इजराइल को जो कि है वो सेटबैक फेस करना पड़ेगा अगर ये वॉर ज़्यादा एस्केलेट हो जाती है। तो चाइना के इस ओपिनियन के बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए, इसराइल जो है वो मेरा ख्याल है कि उसका जो मंसूबा है वो बड़ा तवील मियाद है। वो ग्रेटर इसराइल बनाना चाहते हैं। मुझे ये भी मालूम है कि अमेरिका के अंदर उनका बहुत इन्फ्लुएंस है। वो
बहुत सी अनहोनी बातें अमेरिका से करवा सकते हैं। तो ये चीन का ये कहना कि इसमें इसराइल को नुकसान होगा, मुझे इसराइल के नुकसान से ज़्यादा ये कि खलीजी रियासतों और ईरान का नुकसान हो रहा है और होगा। जो इसराइल है वो तो बज़द है कि जंग जारी रहे, किसी न किसी, कुछ लोग ये भी क्या आसाराई कर रहे हैं कि जो थोड़े बहुत जब मुज़ाकरात के बारे में पता चला वज़ीर आज़म नेतन्याहू को कि वो किसी कामयाबी की तरफ जा रहे हैं, तो उन्होंने सबोताज करने की भी कोशिश की है। और एक तरीके से वो सबोताज कर रहे थे जो उन ताबड़तोड़ हमले लबनान के ऊपर कर रहे थे, क्योंकि पहले पाकिस्तान की और ईरान दोनों की अंडरस्टैंडिंग ये थी कि जिस सीज़ फायर का जिक्र किया था या मुआहदा हुआ था वो कंप्लीट सीज़ फायर थी, यानी ईरान में भी, खलीजी रियासतों में भी और उसके अलावा इसराइल और लबनान के दरमियान भी। तो ये तो उन्होंने सबोताज करने की कोशिश की। अब जो है इसराइल बड़ी एक ताकतवर पोजीशन में है, यानी वाशिंगटन में, तो इसराइल के मुझे नुकसान कम होता नज़र आ रहा है, मुझे मुसलमान रियासतों का नुकसान ज़्यादा होता नज़र आ रहा है। लेकिन जिस तरह मैं इशारा कर रहा था कि अगर सदर ट्रंप ने यही मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार किया और जिस तरीके से वो जो है अपनी डेडलाइंस उनको पोस्टपोन करते रहते हैं, तो फिर कोई उम्मीद की किरण है। लेकिन अगर वो वाकई फुल फोर्स से ब्लॉकेट करते हैं तो एक नया आलमी बहरान पैदा होगा। ये आलमी बहरान तकरीबन उस बहरान से मिल रहा होगा जो 1960s में। मैं चाहूँगी खान साहब आप तो मुकम्मल कर दीजिएगा कि ये बहरान उतना शदीद होगा जितना 1960s में सोवियत यूनियन और अमेरिका के दरमियान हुआ था, क्यूबा के मामले के ऊपर, जो क्यूबन मिसाइल्स जो थे, बहुत खतरनाक बात। सोवियत। ऑलराइट, अच्छा मैं खान साहब मेरा एक सवाल ले लीजिएगा, दैट इज़ कि मैं चाहूँगी कि आप इसके ऊपर भी कमेंट कीजिए। ईरान का ये जो फैसला है कि एक मैरीटाइम नेचुरल रूट है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़, उधर से अब चार्ज करना, और हमें शायद कोई मिसाल मिलती भी नहीं है कि दुनिया के अंदर ऐसी कोई स्ट्रेट मौजूद हो या कोई ऐसा मैरीटाइम रूट मौजूद हो जो कि नेचुरल है, मैन मेड नहीं है, वहाँ पर चार्ज किया जाए। तो आपको ऐसा लगता है कि इज़ इट द राइट वे फॉर ईरान, या फिर ये इस तरह का मामला जिसके ऊपर दुनिया बिल्कुल भी राज़ी नहीं होगी, अमेरिका बिल्कुल भी राज़ी नहीं होगा, बाकी ममालिक राज़ी नहीं होंगे, स्पेशली खलीजी रियासतें? आपने बिल्कुल सही कहा है। इस वक्त दुनिया में इस आबना हरमुज़ के अलावा जो बहुत बड़ी बड़ी स्ट्रेट्स हैं उनमें है स्ट्रेट ऑफ मालाका, स्ट्रेट ऑफ बाबल मंदम, और उसके अलावा जो है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, टर्किश स्ट्रेट्स और डेनिश स्ट्रेट्स। तो ये फ्री पैसेज वेज हैं, यहाँ से किसी किस्म का कोई टोल वसूल नहीं किया जाता। सुएज़ और पनामा में किया जाता है क्योंकि वो मैन मेड है, जैसे कि आपने कहा है। लेकिन ये अगर आप इसे देखें, ईरान के हवाले से देखें, तो ईरान ये कह रहा है कि उसका जंग में बहुत नुकसान हुआ है, इस टोल से जो है वो तामीर नो करेगा। उसने साथ साथ एक ये मुतालबा किया हुआ है अमेरिका से, और मेरा ख्याल अमेरिका मानेगा नहीं। अमेरिका से कहा हुआ है कि उसे जंग का तावान या वॉर डैमेजेस के लिए उसे रेपरेशंस दें, अमेरिका नहीं मानेगा। तो उसके पास, यानी वो ये कह रहे हैं, ये उनका इस्तदलाल ये है कि उनके पास वाहिद जो एक जरिया होगा। खान साहब, आपको हम अपने साथ रखेंगे, भी आपका ओपिनियन भी ले रहे हैं। हमें ज्वाइन कर रही हैं शहरी रहमान साहिबा। अस्सलाम वालेकुम मैम, गुड मॉर्निंग। हमारे साथ इस टाइम पे खान साहब भी मौजूद हैं, और एक तरफ आप भी, इशू एट हैंड जो है वो काफ़ी प्रॉब्लमेटिक है, और पाकिस्तान ने बहुत अच्छा स्टेप उठाया इंटरनेशनली पूरी दुनिया के सामने दो दुश्मनों को साथ ला के बिठाने का, कि ताकि पीस प्रिवेल करे। अभी फ़िलहाल पाकिस्तान किस क्रॉस रोड पे आके खड़ा हो गया, अगर हम इस पीस टॉक्स के बारे में बात करें तो? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे ख्याल में पाकिस्तान का इसमें जो काम था उसकी कोई मिसाल है नहीं। ये पहले तो मेरी नज़र में तो ये पीस टॉक्स शुरू हुई थी, इसकी इख्तिताम पजीरी कुछ मुझे बिल्कुल बर वक्त लग रही है, और कबल वक्त लग रही है। हर तरीके से जो अनाउंस करती थी फरीकीन ने, मुझे नहीं पता, किसी ने कहा है कि हमने ये ख़त्म कर दिया है, ये कहा है कि इस राउंड में हमारी बातचीत में कोई वो आगे जाने वाली पेशरफ्त नहीं हो सकी। लेकिन देखिए, अगर आप देखें, ये मुझे नहीं पता कि एक मीटिंग में जंग के दौरान जब आप फरीकीन को निकाल के बाहर लाते हैं तो ऐसा होता है बैक वक्त उसी दिन आपका अग्रीमेंट हो जाए, उसी दिन सब कुछ हो जाए, ऐसा तो कभी नहीं होता। और अगर आप, क्योंकि न्यूक्लियर स्टिकिंग पॉइंट बनाया जा रहा है एक तरफ से,
ये भी आप देखें कि अगर आप JCPOA एग्रीमेंट देखें इन्हीं ममालिक के दरमियान जो प्रेसिडेंट ओबामा के वक्त में हुआ था, तो इस हवाले से आपने देखा कितना 20 महीने लगे थे जी, 20 महीने से ज़्यादा, और बहुत सारी टॉक्स हुई थी, राउंड्स हुए थे, बार बार हुए थे, जिसमें टेक्निकल टीम्स अलग मिली थी और दूसरे स्टेक होल्डर्स मिलते गए थे आगे पीछे। इस पर पेचीदगी से काम हुआ। आप कहीं दुनिया में किसी ट्रूस या एग्रीमेंट को यकीनी बनाने के लिए अगर किसी सीज फायर को अमन की, कोई देरपा अमन के ढांचे में तब्दील करना होता है तो उसमें तो बहुत तवील वक्त लगता है जी। ये जो लैक ऑफ ट्रस्ट अभी फिर शहरी साहिबा हमें नज़र आ रहा है, और उसके अंदर पाकिस्तान ने डेफिनेटली, आपने बिल्कुल बजा फरमाया, बहुत अच्छा रोल प्ले किया। एक लेमैन की हैसियत से या एक जर्नलिस्ट की हैसियत से हमारे सामने कुछ एम्बिग्विटीज़ हैं, लाइक अब जो सीज़ फायर है उसका फ्यूचर क्या होगा, हम ये समझना चाहते हैं। पाकिस्तान क्या इसी तरह से टॉक्स जारी रखेगा, दोनों फरीकों को, जो फरीक़ैन हैं उनको इंगेज रखेगा? ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके बारे में अब समझ नहीं आ रही कि ये सीज़ फायर 15 दिन तक रहेगा या उसके बाद दोबारा से वो जो दोनों तरफ से अटैक्स किए जा रहे थे वो शुरू हो जाएंगे। आपका एनालिसिस या आपका तजुर्बा जितना भी है वो क्या कह रहा है? जी, एक तो देखिए, पहली बात तो ये कि पाकिस्तान को रखना चाहिए, अपने सारे जो काविश हैं उनको जारी रखना चाहिए, क्योंकि जंग कोई मुतबादिल नहीं है किसी भी रास्ते और सलूशन का। ठीक है जी, आपको एक कमजोर अमन का ढांचा भी मिल जाए तो वो भी जंगों से बेहतर होता है, क्योंकि ये जंग आगे चलती जाएगी और फिर सारी दुनिया को अपने लपेट में लेने का एक सलाहियत तो रखती है, क्या कैपेसिटी और पोटेंशियल रखती है। और अगर ना भी हो तो ये एक लंबी तवील जिसे कहते हैं चलती रही और लो इंटेंसिटी तो ये कभी होगी नहीं। और आपने देखा है कि जैसे यूक्रेन और रशिया के दरमियान वहाँ तो अमन नहीं हो पा रहा, वो चलता जा रहा है। और ये खित्ता क्योंकि बहुत ही हसास है, इसके लिए तो ये तबाहकुन होगा। तो मैं समझती हूँ अमन की पेशरफ तो पाकिस्तान के पास डिप्लोमेटिक कैपिटल है, सफारती कॉन्टैक्ट्स हैं और सबकी एतमाद है। सबसे बड़ी बात ये कि सबको पाकिस्तान पर ट्रस्ट है, एतमाद है, और उन्होंने एक सेफ और स्ट्रेटेजिक और डिप्लोमेटिक स्पेस दिया और इनेबल किया सबको। लेकिन देखिए, इसे आइस ब्रेकर कहा जाता है। जंग के बीच जब आपने कहा कि फरीकीन को आते हैं तो ये कोई एक दिन में कोई मुआहदा नहीं होता, और सीज फायर स्पेस और वक्त देने की जरूरत थी जी। और मैं समझती हूँ हम भी देखते हैं, हम तो रहते हैं पाकिस्तान में, और इस खित्ते में आपने देखा कितने सीज फायर होते हैं, कितनी वायलेशंस माजी में हो चुकी होती हैं, कभी बहुत होती हैं, कभी संगीन होती हैं, और फिर भी अमन की पेशरफ्त और सीज फायर्स को वापस अपनी लकीर पर लाने की, सिरात मुस्तकीम पर लाने की कोशिश रहती है, और होता भी इसी तरह है। ठीक है ना? अच्छा मैम, आई अपोलोजाइज फॉर इंटरप्टिंग यू हेयर, बट आपने एक बड़ी प्यारी बात, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है कि ये आसान चीज़ नहीं होती, और इस तरह की टॉक्स में लेके आना राइट इन द मिडल ऑफ रेड हॉट वॉर बड़ा मुश्किल होता है दोनों अपोजिंग साइड्स को। तो सेकंड राउंड ऑफ नेगोशिएशंस जो है वो हम लोग कब तक देख सकते हैं? क्या जल्द हो जाएगा या प्रोलॉन्ग्ड एक पीरियड होगा? देखिए, यही हुआ है, तवक्कुआत के बोझ के नीचे ये टॉक्स को, कुछ आज सुबह मैं बात करी थी, शायद वो BBC था TV, उधर भी वो पूछे थे इज इट अ फेलियर। मैंने कहा मेरी नजर में ये फेलियर नहीं है, क्योंकि ये देखिए, आप ये तो शुरुआत होनी चाहिए थी। ये फिर देखना पड़ेगा कि आप किस मकसद के लिए मिले हैं। और जहाँ तक आपने कहा कि सेकंड राउंड दोनों फरीकीन की सियासी मतलब उनके प्लानिंग और उनकी तरजीहात पर होता है। पॉलिटिकल विल उनको दिखानी होगी कि हम कब मिलना चाहते हैं, मिलना चाहते भी हैं या नहीं। लेकिन मैं समझती हूँ पाकिस्तान ने अपना, और दूसरे ममालिक भी ऑलरेडी बोलना शुरू हो गए कि ये जंग की तरफ तो नहीं मामला जाना चाहिए। और कुछ ममालिक में टॉक और फाइट भी होता है, कुछ जंगों में टॉक और फाइट वाला भी आपने देखा है। बिल्कुल। अच्छा मैम, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को प्रेशर पॉइंट बनाने की कोशिश कर रहा है अमेरिका इस वक्त, क्योंकि अमेरिका ने कहा है कि हम लोग टोल करेंगे दूसरी साइड से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को ब्लॉक करने की। ईरान ऑलरेडी एक दफ़ा दुनिया को शोकेस कर चुका है अपना ब्रवाडो।
तो अभी जो हम लोग जंग के बीच में दोनों साइड्स की बात कर रहे हैं कि दोनों साइड्स कोई ऑप्शन लेंगे और फिर हमारे पास सेकंड राउंड जो है वो ट्रांसपायर करेगा, आपको लगता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे अमेरिका का ये कह देना कि हम अपना प्रेशर एक्सर्ट करेंगे या पावर एक्सर्ट करेंगे इन टॉक्स के लिए, पीस के लिए एक सेफ मूव थी? जी देखिए, टॉक जो है, जैसे मैं अभी कह रही थी, टॉक एंड फाइट एक टर्म है कि आप बात भी करते रहें और जंग भी छेड़ते रहें, और ये कुछ स्ट्रेटेजिक लोग मुबसरीन कहते हैं कि इससे प्रेशर पड़ता है दूसरी फरीक को बात करने पर। तो ये आमादा, देखिए ये आपने अफगानिस्तान में देखा, मैं उस वक्त सफीर भी थी, ये टॉक एंड फाइट कहाँ चला, 20 साल वो जंग चलती रही और उसका फाते भी आपने देखा। इन जंगों में कोई फतह नहीं किसी की फतह नहीं होती जी, और पूरा फिर खित्ता एक केओस के दहाने पे फिर चला जाता है। तो सिचुएशन ये है कि देखिए कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की तो आप बात कर रहे हैं, इसको निशाने पर लाना और इसको अब दोनों तरफ से चोक पॉइंट बनेगा तो देखिए होगा क्या, तेल की कीमतें ही बढ़ेंगी, प्रेशर बढ़ता जाएगा, ग्लोबल इकोनॉमी पे पड़ेगा, हर किस्म की तिजारत पर पड़ेगा। लेकिन ये इशू यहाँ तक महदूद तो नहीं रहेगा, इसके दूरदराज असरात होंगे और जीसीसी ममालिक भी इससे मुतासिर होंगे। कोई एक मुल्क नहीं मुतासिर होगा ना, तो इसमें जीसीसी ममालिक भी मुतासिर होंगे। तो वो भी वो तो बिल्कुल अमन के ख्वाह हैं, उनकी सारी मॉडल बिजनेस का और इकोनॉमी का अमन की बुनियाद पर चलता है ना, और जाहिर है ओपन ट्रेड पर चलता है, ओपन कॉमर्स पर चलता है। तो जंगें जो हैं वो इस खित्ते में मैं समझती हूँ नहीं चल सकती लंबा, और अगर चलती हैं तो फिर ये इसके असरात अभी तक मेरी नज़र में कैलकुलेट तक नहीं हुए कहाँ तक पहुँचेंगे। अच्छा, एक सवाल मैं करना चाहूंगी शहीद साहिबा से। शहीद साहिबा, 2 पॉइंट्स इनके ऊपर ज़्यादा बात की जा रही है, दैट इज़ न्यूक्लियर कैपेबिलिटी ईरान की, कि वो बिल्कुल भी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी नहीं हासिल करनी चाहिए जो अमेरिका की तरफ से आ रहा है, एंड दैट अगला है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के ऊपर ईरान जो ये कह रहा है कि हम अब चार्ज करेंगे वहाँ से जो भी गुजरेगा, ये आपको कितना मुनासिब लगता है? अगर हम ग्लोबल इकोनॉमी के लिहाज से देखें, चले हम पूरी दुनिया को छोड़ के सिर्फ पाकिस्तान के लिहाज से देख लेते हैं कि पाकिस्तान के जहाज जब गुजर के, क्योंकि 90% पाकिस्तान का ऑयल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के थ्रू पहुंचता है, पाकिस्तान के लिए क्या ये डूएबल या फिर इस तरह का रास्ता होगा जिसको मान लिया जाए? एंड देन फिर न्यूक्लियर कैपेबिलिटी के बारे में भी एक तरफ ट्रम्प कहते हैं कि हमने बिल्कुल ख़त्म कर दिया उनकी ये अहलियत, और फिर दोबारा से उसको एक बोन ऑफ कंटेंशन बना के सामने पेश करते हैं। देखिए, दोनों फरीकीन ने आपका बहुत पुरजोश और शुक्रिया किया है। ठीक है जी, जेडी वैंस भी कह के गए हैं कि पाकिस्तान का बहुत शुक्रिया और पाकिस्तान ने अनथक मेहनत की। ईरान ने तो आपके लिए तशक्कुर का एक गाना भी बना दिया है, ऑफिशियल उनकी बैलेट रिलीज हुई है, जो उनकी एम्बेसी ने मुझे भी भेजा था ये सीज़फायर से पहले भी। तो ये देखिए, ये हम जितना भी इसमें करें वो हमें करना चाहिए, हमें डिप्लोमेटिक कोशिशें अपनी रखनी चाहिए, बरूए काग पूरा लाना चाहिए, लेकिन इसमें फैसले तो ईरान ही करेगा कि किसको क्या चार्ज करना है। किसी की फ्लैट रेट है, किसी की ज्यादा है, किसी की कम है, दोस्त को आगे जाने दें, किसी को नहीं जाने दें। ये और मैं और आप और कोई एनालिस्ट इस वक्त प्रिडिक्ट ना ही करे तो बेहतर होगा। ये उनके फैसले हैं, ये उनकी क़यादत के फैसले होंगे कि आपको पता है कि पैनामा एंड सुएज में होता है, लेकिन वो मैन मेड चैनल्स हैं और तो ये कनाल जो हैं, बाकी बहुत सारे नेचुरल जो इस तरह की स्ट्रेट्स हैं, चोक पॉइंट्स हैं, वहाँ नहीं होता है। तो ये तो फिर उन्हीं की क़यादत तय करेगी कि हमने किसको क्या चार्ज करना है, सबको एक जैसा करना है। उनका भी कहना है कि वो रिकंस्ट्रक्शन के लिए उनका बनता है ये जायज़। और जहाँ तक न्यूक्लियर की बात है जी, तनसीबात की या इनरिचमेंट कैपेसिटी, देखिए ईरान ने, मुझे याद है IAEA इंस्पेक्टर्स जो थे उनको फुल एक्सेस दी हुई थी जी, बिल्कुल, अगर आपको याद है तो उन्होंने दी हुई थी एक्सेस, और अमेरिका ही से एक जामे किस्म का वर्केबल उन्होंने डील किया था जो 2014-15 तक चलता रहा था, और उसी को फिर मुस्तरद कर दिया गया, और इसमें यूरोपियन ममालिक भी इन्वॉल्व थे। तो जब वो हो सकता है
तो मुझे बताएं कि पेरिस अकॉर्ड कौन सी कबाहत है इसमें आगे चलने में, क्योंकि अगर बिल्कुल दिल है तो हो सकता है। मैम, आपका ओपिनियन जो है वो इनसाइट से तो भरा हुआ होता ही है, लेकिन एट द सेम टाइम एक बड़ी ज़बरदस्त डायरेक्शन में भी पॉइंट करता है। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस एंड थैंक यू फॉर टेकिंग योर टाइम आउट अपने दिन की रूटीन में से, अपनी मॉर्निंग में से, एंड वी होप यू हैव अ गुड डे अहेड। विद दिस वी हैव अ शॉर्ट ब्रेक टू अटेंड एंड इसकी दूसरी साइड पे ज़्यादा सेगमेंट्स आपके लिए लाइंड अप है। आयशा यूसुफ और मुज़म्मिल अली खान आपको मिलेंगे इस छोटी सी ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। इस जंग की वजह से लास्ट पूरा वीक हमने देखा कि जो तेल की कीमतें थी, ख़ाम तेल की कीमतें, वो नर्वस 90s का शिकार थी, लेकिन एक मरतबा फिर से आलमी मंडी के अंदर ख़ाम तेल और गैस की कीमतें जो हैं वो बढ़ चुकी हैं। तकरीबन 8% का इजाफा हुआ है और अमरीकी ख़ाम तेल $105 फ़ी बैरल तक पहुँच चुका है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें बरतानवी ख़ाम तेल की, तो वो $103 फ़ी बैरल तक पहुँच चुका है, जिसके असर डेफिनेटली अब पाकिस्तान के ऊपर भी बराह रास्त पड़ेंगे। उसका दरामदी बिल इंक्रीज़ हो जाएगा, महंगाई और रुपए की कदर पर इसका बहुत असर होगा और गैस की कीमतों में इजाफे से जो सनती लागत है या फिर बिजली के नर्ख है वो भी बढ़ने का खदशा नहीं, बल्कि हम सर्टेनिटी के साथ कह सकते हैं कि वो बढ़ने ही जा रहा है। अच्छा, हमारे पास एक और भी प्रॉब्लम है कि सिर्फ इंपोर्ट के अंदर प्रॉब्लम्स नहीं होते, एक्सपोर्ट के अंदर भी प्रॉब्लम्स होते हैं, बिकॉज हम लोग एनर्जी डेंस इकोनॉमी में जी रहे हैं इस दुनिया के अंदर, और सबसे डेंस फॉर्म इसका जो एनर्जी का है वो ऑयल है और क्रूड है। अब पाकिस्तान ने इस तरह से क्या पार्ट प्ले किया कि कुछ दिनों के लिए सुकून आया? दैट वाज कि पाकिस्तान लेके आया दोनों फरीकैन को एक टेबल पे, जिसके बाद हम लोगों ने देखा कि पूरी दुनिया के अंदर एक दफा सुकून का सांस लिया गया। तो ये जो कि है हमारे पाकिस्तान को जाता है इसका ये क्रूड फैसले कब तक वापस ले लिए जाएंगे, ये समझने की कोशिश करते हैं। इसका असर अब क्या होगा, क्योंकि अनसर्टेनिटी अभी बरकरार है और अनसर्टेनिटी के अंदर इकोनॉमी जो है ना वो इतनी ज़्यादा बूम नहीं करती है। उसके लिए सर्टेनिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे साथ डॉक्टर खाकान नजीब साहब मौजूद हैं, उनकी तरफ चलते हैं, उनकी एनालिसीज का वेट करते हैं कि वो किस तरह से आज हमें समझाएंगे। गुड मॉर्निंग सर। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम जी, ऑल गुड, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले तो अनसर्टेनिटी एक मरतबा फिर से जो कुछ उम्मीद पैदा हुई थी 90s में आ गया था खाम तेल की कीमत फी बैरल, तो अभी क्या सिचुएशन आप देख रहे हैं? एक मरतबा फिर से 8% इंक्रीज हम देख रहे हैं, और कितना असर करेगा ये? तो सबसे पहले अगर हम ये जो सैटरडे का डायलॉग है अगर इसको थोड़ा सा समझ लें तो वील अंडरस्टैंड वेयर द ग्लोबल वर्ल्ड स्टैंड्स, राइट। देखिए, ये जो होती है ना डिप्लोमेसी, ये एक जर्नी की तरह होती है। ये कोई मोमेंट नहीं होता कि सैटरडे को 21 घंटे वो दो फरीक जो कि 40 साल से उस तरह टेबल पर ना बैठे हों और एक मिडल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट में हो, वो बैठ के अपने सारे 8-10 नुकात जो हैं उन पे एग्री कर लें। The outcome of the Saturday, which should create some certainty in people's mind, is कि जो 2 हफ्ते का ट्रूस है that is held, जो हॉस्टिलिटीज हैं उसमें 5-6 नुकात पे जनरली एग्रीमेंट है, 3-4 नुकात मेनली डिसएग्रीड हैं। न्यूक्लियर कितना बढ़ रहा है ईरान का और वो कैसे हैंडल होना है। नंबर 2, जो गाजा का कॉन्फ्लिक्ट है उसको रोल प्ले करना है इसमें कि नहीं प्ले करना, और उसको सेटल कैसे करना है, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ मतलब ब्लॉकेड और वो नॉन ब्लॉकेड में कैसे जानी है। बाकी कुछ चीज़ों पे आगे भी बढ़े हैं। सो लेट्स थिंक ऑफ इट दिस वे कि एक बातचीत हुई है एंड देन दे हैव टेकन बैक टू देयर रिस्पेक्टिव कंट्रीज, टू देयर पीपल, टू देयर गवर्नमेंट्स कि आगे कैसे जाना है, और किसी ने भी ये नहीं कहा कि आगे बात नहीं करेंगे। सो इन दैट सेंस it's a decent outcome. It may not be an outstanding outcome. That's how I look at it. इसकी अनसर्टेनिटी फॉरन जब जापान खुला सुबह, तो जब ऑयल मार्केट खुली, आई वाज अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो वो 8% आप दिखाई दी, आपने सही कहा। ये तो एक रिएक्शन है, क्योंकि अगर आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद करने की बात करेंगे और इरानियंस जो है वो 1.5 मिलियन बैरल अ डे अगर सप्लाई कर रहे थे, वो सिस्टम से निकलेगा तो एक और सप्लाई शॉक आएगा, तो मार्केट्स उस तरह बिहेव करेंगी। तो मार्केट्स ने बिल्कुल बिहेव किया। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में से भी जो टैंकर मूवमेंट जो इस वक्त हमें बता रहे हैं, जिस तरह के डेटा वहां से आ रहा है, बड़ी मिनिमल है, बहुत ज्यादा नहीं है। मतलब 4 चाइनीज शिप हैं वो खड़े हैं, वो नहीं निकले, 3-4 दूसरे शिप्स निकले। 20% जो डिसरप्शन है सिस्टम की, वो सिस्टम में से निकली हुई है। 20% एलएनजी की भी निकली हुई है। शरी साहिबा हमारे साथ ही, शरी रहमान साहिबा, बड़ी अच्छी वो एक टर्म हमें दे के गई हैं कि टॉक फाइट ये चलता जा रहा है, जो अभी हमें नजर आ रहा है इस मिडल ईस्ट की सिचुएशन के अंदर। हम ये चाहते हैं कि वो टॉक फाइट वाला मामला भी रुके, बट वो नहीं रुकता, तो उस टॉक फाइट के असरात
ना सिर्फ पाकिस्तान, ना सिर्फ मिडिल ईस्ट, बल्कि दुनिया के ऊपर क्या हो रहे हैं, इसके ऊपर ज़रा हम समझना चाह रहे हैं कि इसके इफेक्ट्स जो हैं इस अनसर्टेनिटी के, इस स्टॉक फाइट के, एक तरफ लगता है बात होने लगी है, फिर एकदम से दोबारा से ट्रंप का कोई ऐसा स्टेटमेंट आ जाता है या फिर कोई अटैक आ जाता है, एंड देन स्पॉइलर भी है हमारे पास इजराइल की अगर हम बात करें। तो इस अनसर्टेनिटी के अंदर जो अवाम है, अगर मैं पाकिस्तानी अवाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछूं, उनको किस तरह से तैयार रहना चाहिए? क्या मजीद इसके अंदर महंगाई में इजाफा होगा, इन्फ्लेशन में इजाफा होगा? All oil importing countries in the world, South Asia, East Asia, ये जो यूरोप है और अफ्रीका है, इनके पास सिर्फ एक हथियार है इस जंग से गुजरने का, और वो है ऑयल कंजर्वेशन, बिजली की कंजर्वेशन, पानी की कंजर्वेशन, गैस की कंजर्वेशन, और कोई हल नहीं है। ना ही आप रैंप अप कर सकते हैं पाकिस्तान की गैस फील्ड्स, क्योंकि आपने तो पिछले 20-30 साल में कोई डिस्कवरी की ही नहीं है ऐसी जहां से रिकवरी हो रही हो। नहीं, आप तो 10 कार्गोस मंगवाते थे, कहां से? कतर से, वो 0 हो गए हैं। बिजली की कॉस्ट इज द नेक्स्ट कल्प्रिट दैट विल हिट यू। व्हाई? बिकॉज 15% LNG से बनती थी, वो निकल गई है, तो जो इंपोर्टेड फ्यूल्स हैं वो जब किक इन करेंगे तो उसकी कॉस्ट बढ़ेगी, तो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट बढ़ेगी। सो व्हाट इज योर बेस्ट वे टू गेट आउट ऑफ दिस? मैं बार बार कहता हूं कि अथॉरिटीज दुनिया में ये कहती जाए ना कि हमने सप्लाई ले ली है, हम ठीक हैं। सप्लाई $65 डीजल की या $80 डीजल की या $200 बैरल डीजल की, ये बहुत फर्क चीजें हैं। 1973 के बाद, फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान दिस इज माई मैसेज, ये सबसे बड़ा ऑयल का शॉक है। ये अगर निकल भी जाए, सीज फायर होल्ड कर जाए, 4 हफ्ते होल्ड कर जाए, 6 हफ्ते होल्ड कर जाए, ये डिसरप्शन निकल भी जाए, ये अगले 6 महीने आपको हॉन्ट करेगा, इसलिए कि जो सप्लाई का शॉर्टफॉल आ गया, सब रिप्लेनिश करेंगे अपनी जैसे कहेंगे रिजर्व्स को, तो इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम। So Pakistan को the world is starting to look a lot like the sustainable developmental goals जो World Economic Forum ने हमें 2030 के लिए दिए हैं, बट हम पाकिस्तान की इकोनॉमी और बिजनेस तक महदूद रखेंगे इस डिस्कशन को फिलहाल। मुझे ये बताएं कि हमारे लिए आने वाले सालों में या आने वाले महीनों में पाकिस्तान के लिए अपने आप को इकोनॉमिकली, अगर हम शॉक तो लगेगा, ये नहीं है कि शॉक अवॉइड कर सकते हैं, बट उसके अंदर से अच्छे तरीके से गुजरने के लिए क्या स्टेप्स लेने होंगे आपकी नज़र मुताबिक? वो स्टेप्स क्या हैं? एक तो ये समझ लें, अगर तो मीडियम टर्म की, शॉर्ट टर्म हमने तय कर लिया, डिमांड कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी एफिशिएंसी, एंड द थर्ड वन इज कि यू नो व्हाट इज द चीपेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी? दैट इज द एनर्जी मैडम डजंट स्पेंड टुडे एंड यू डोंट स्पेंड टुडे, व्हिच मींस कि आप एक ट्रिप कम करें, आप अपनी बिजली कम करें, आप अपना गैस का यूज कम करें। सो दैट इज द बेस्ट एनर्जी टुडे, दैट्स द शॉर्ट टर्म। देखिए मीडियम टर्म तो पाकिस्तान का इतना क्लियर है कि मतलब इससे ज्यादा कोई क्लैरिटी आ नहीं सकती, व्हिच इज कि सूरज, विंड और हाइड्रो, ये 3 चीजें पाकिस्तान का अगले 5 साल में जो जिसे कहते हैं ना बिल्कुल नक्शा ही बदल देंगी। नंबर 1। नंबर 2, जो 30 मिलियन ये जो हमारे पास मोटर बाइक्स हैं, इन सब को आपने शिफ्ट करना है किस चीज पे? इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पे। बड़ी ट्रांसपोर्ट को शिफ्ट करना है इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पे। आपने फ्रेट कैरी नहीं करना। 85% ऑफ पाकिस्तान फ्रेट अनफॉर्चुनेटली इज कैरिड ऑन द रोड्स ऑफ पाकिस्तान विद फॉसिल फ्यूल्स। ये कहां की पॉलिसी है? दैट्स $14 बिलियन, 14 अरब डॉलर का फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट करते हैं। टोटल तजारती खसारा अगर $35 अरब का है, तो उसमें से मोर देन 1/3 इज कमिंग फ्रॉम जस्ट फॉसिल फ्यूल्स। सो आपने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पे जाना है, और थर कोल, हाइड्रो पावर और रीजनल गैस पाइपलाइंस, ये आपका फ्यूचर है। क्या ये हम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि यार एक पॉलिसी तो हम बनाने के काबिल नहीं है कि हम डिमांड मैनेजमेंट कर लें 1-1.5 माह में और अपना इंपोर्ट बिल जो है वो गिरा दें। हम जब तक ये रियलाइज नहीं ना करेंगे कि ये टेक्निकली प्रोफेशनल सब्जेक्ट हैं और पॉलिसी मैटर्स रेस्ट विद प्रोफेशनल्स जो लीड करें इस एफर्ट को, तो ये बात बनेगी नहीं। नेफ्रा ओगरा सेम वे में हैव टू बी वेरी प्रोफेशनल, हैव टू बी अ सिंगल रेगुलेटर। बिल्कुल, कंप्लीटली एग्रीड। एक पॉइंट के ऊपर मैं आपका कमेंट चाहूंगी। एक तो ये कि जो खबरें आ रही हैं अब दुनिया भर के अंदर, स्पेशली अगर हम मशरिक वस्ता की बात करें, वहाँ पर डीजल और ऑयल चोरी यानी कि ऑयल थेफ्ट जो है ना, फ्यूल थेफ्ट, उसके बहुत ज़्यादा वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया से खबर आई थी कि 30% वहाँ पर ऑयल थेफ्ट के वाक़यात जो है उनके अंदर इजाफा हुआ है। एक तो ये कि हम ऐसी सिचुएशन में क्या यही एक रास्ता रह गया और इस तरह के वाक़यात हमें और देखने को मिलेंगे? दूसरा ये, अभी गवर्नमेंट ने जो एक फैसला किया है, 12 रुपए कम किए हैं पेट्रोल की कीमत के अंदर, एंड देन डीजल के अंदर तकरीबन 135 रुपए कम किए गए हैं। वॉज इट द राइट डिसीजन? यही होना चाहिए, क्योंकि डीजल की वजह से या उसकी प्राइस इंक्रीज की वजह से बहुत सारी बास्केट्स हमारी हिट होती हैं, फूड बास्केट, ट्रांसपोर्ट, इसके साथ साथ अगर हम फार्मर्स या एग्रीकल्चर की बात कर लें तो।
डीजल इज वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ बिकॉज हार्वेस्टिंग सीजन में जा रहे हैं, सो ऑब्वियसली बफर्स क्या हैं? एनर्जी के बफर की मैंने बात की, फूड सिक्योरिटी के बफर की बात कर लें, और तीसरा आपका बफर है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। ये 3 बफर आपने मेंटेन करने हैं। चौथा भी कर लेंगे, सोशल प्रोटेक्शन का भी बफर मेंटेन करना है। ये 4 चीजें लेके चलनी है मुल्क को इन जनरल। अच्छा, कमिंग बैक टू उनके, देखिए इस वक्त 80 रुपए को उन्होंने 80 रुपए ही छोड़ा होगा पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी को, और पेट्रोल की कीमत जो इंटरनेशनली थोड़ी सी कम हुई है उसको लेके पास ऑन कर दिया। आपके पास यही बफर है कि आप 80 रुपए से प्ले थोड़ा सा कर सकते हैं। डीजल की कीमत दुनिया में बहुत बढ़ी हुई है, उस पर इस वक्त जो टैक्स है वो 36 रुपए इंपोर्ट टैक्स है और 2.5 रुपए कार्बन लेवी है। सो 38 रुपए 50 पैसे इस वक्त टैक्सेशन है डीजल पे। डीजल की जो कीमत का तो मसला आ रहा है वो मेरे ख्याल में, एंड राइटली जो मैं एनर्जी एक्सपर्ट्स ने मुझे समझाया है, वो ये है कि जो इसकी प्राइसिंग फॉर्मूला है उसको तब्दील करने की जरूरत है। वो क्या है? वो ये है कि 70-75% क्रूड जो है उसको रिफाइन करके हम तेल बनाते हैं लोकली। सो ऑयल रिफाइनरीज आर हैविंग अ हाई प्रॉफिटेबिलिटी। अच्छा, जो बाकी 20-25 है जो हम इंपोर्ट करते हैं उसको लेके हम प्राइस कर रहे हैं पाकिस्तान में, सो प्राइसिंग ज्यादा आ रही थी। आई एम होपिंग कि कुछ एवरेजिंग की होगी जिसकी वजह से 135 रुपए का गैप निकला है। अगर ये पहले कर लेते, सो आई कम बैक टू माई पॉइंट कि इट इज दी ओवरऑल फ्रेमवर्क्स जो बनाने हैं, जो शील्ड करते हैं हमें आगे भी जाते हुए। जो लोकल क्रूड है वो 70-75% डीजल बना रहा है पाकिस्तान में। प्राइसिंग फॉर्मूले को तब्दील करें ताकि इसमें से गुजर जाए। आईएमएफ से बात करते रहे, जो पीडीएल की कलेक्शन है उसमें कितनी आप जिसको कमी करके ये वक्त गुजार सकते हैं। 390 अरब रुपया बजट में रखा था हमने जब बजट शुरू किया था, टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट आंगहानी या इमरजेंसी। डॉक्टर साहब, आपने बड़ी अच्छी जो बात की है ना कि यही काम पहले कर लेते तो बेहतर होता। तो मेरी इन्फॉर्मेशन ये है कि पहले कोई कैलकुलेशंस रन नहीं की गई थी, इस मरतबा कैलकुलेशंस रन करके ये फैसला किया गया। थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर खाकान नजीब हमारे साथ मौजूद थे और इस सारे मामले के ऊपर अपना एनालिसिस हमारे सामने रख रहे थे। अगले 6 महीने बहुत ही ज़्यादा टफ होने वाले हैं, उसके लिए अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लीजिए। कोशिश कीजिए कि अगर आपका एक सोर्स ऑफ इनकम है उसको कोई ना कोई हसलिंग की ज़रूरत है 6 महीने तक के लिए, बिल्कुल ऐसे ही है। उसके ऊपर काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, स्टे विद अस। ऑलराइट जी, वेलकम बैक। और जिस तरह से जाने से पहले हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि एक मरतबा फिर ग्लोबल पॉलिटिक्स और सारे जर्नलिज्म और मीडिया से फील्ड के रिलेटेड जो लोग हैं उनके सेंटर पे आ गया है ये वॉर का मसला। और पोप लियो ने इस वॉर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये जो कि लेबनान और लेबनान में सीज़ फायर, ईरान ने भी कहा है कि हम लोगों ने सी थ्रू करना है, इसके बारे में इज़हार हमदर्दी कर दिया है। और इन्होंने ये चीज़ वेटिकन सिटी से कही है AFP की रिपोर्ट्स के मुताबिक। और पोप लियो ने जो चीज़ मैंशन की वो ये मैंशन की कि इंसानी और इखलाकी तौर पर लेबनान के लोगों का सिक्योर रहना बहुत ज़रूरी है, इन्हें महफूज रखना एक इखलाकी जिम्मेदारी बनती है जो इस जंग में ख्याल रखा जाएगा। सेंट पीटर स्क्वायर में दुआ थी और उसके दौरान पोप लियो की तरफ से ये बात कही गई है। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि राइट नाउ आज 13 अप्रैल है और इस वक्त भी लेबनान पर अटैक किया जा रहा है इसराइल की तरफ से। ऑल्दो ये बात की जा रही है कि आगे दोनों के मुज़ाकरात भी हो सकते हैं वाशिंगटन के अंदर, बट जितने भी बड़े हैं किसी मज़हब की कह लीजिए, किसी मुल्क की कह लीजिए, उनकी तरफ से यही बात कही जा रही है कि अमन होना चाहिए। और स्पेशली पोप लियो जो कि अमेरिका से ताल्लुक़ रखते हैं एंड ही इज़ द फर्स्ट अमेरिकन पोप, उनकी तरफ से ये बात की गई है कि लेबनान की आवाम के लिए दुआ की जाए। और इसके साथ साथ उन्होंने ये बात की है कि भाई जंग बंदी जो है ना वो जल्द अज जल्द मुमकिन बनाई जाए ताकि और जाने ज़ाया ना हो। इसके साथ ही एक ब्रेक की तरफ हम जाते हैं और ब्रेक से आएंगे वापस। तो हमारे पास और भी बहुत खबरें हैं जो हमने आप तक पहुंचा दी हैं इंशाल्लाह। एक ब्रेक के बाद स्टे विद अस। ऑलराइट जी, अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन एंड वेलकम बैक। और जिस तरह ब्रेक पे जाने से पहले हम आपको बता रहे थे कि बहुत कुछ इंपॉर्टेंट है, लेकिन आयशा हर इंपॉर्टेंट चीज़ के बीच में आजकल ये जंग आके फंसी हुई है और ये जंग फंसी हुई फ्यूल प्राइसेस की वजह से है। लेकिन हमारा जो PSL है वो भी कोई छोटी चीज़ नहीं है और जोश है इसका अरूज पे। शायकीन क्रिकेट के सनसनीखेज मुकाबलों को खूब एंजॉय कर रहे हैं, लुत्फानंदोज़ हो रहे हैं, गो के अपनी स्क्रीन से लुत्फानंदोज़ हो रहे हैं, लेकिन फिर भी लुत्फानंदोज़ हो रहे हैं जिन्हें 10 स्पोर्ट्स पे बराह रास्त देखा जा सकता है। अच्छा, अब PSL को डिस्कस करने से पहले मैच समरीज में आपको बता दूं जो इंपॉर्टेंट मैच समरीज है। मुल्तान सुल्तान वर्सेस क्वेटा ग्लैडिएटर्स की, कराची किंग्स वर्सेस पेशावर ज़ल्मी, इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस मुल्तान सुल्तान और लाहौर कलंदर्स वर्सेस क्वेटा ग्लैडिएटर्स की। तो सबसे पहले 185 फॉर 4 रहे
रहे 20 ओवर्स में मुल्तान सुल्तान्स का जो मैच था कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ, उसमें कोयटा 106 ऑल आउट हो चुके हुए थे। मुल्तान ने 79 रन से जीता। फिर कराची किंग्स वर्सेस पेशावर 2 रन से ज़ल्मी के फेवर में हुआ। इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस मुल्तान सुल्तान्स इस्लामाबाद के फेवर में हुआ 3 विकेट्स के साथ, और लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स का जो है वो कोयटा ने जीता 6 विकेट्स के साथ। अब इस सारे प्रॉब्लम के अंदर जिस प्रॉब्लम को हम लोग PSL कह रहे हैं वो ये आ रहा है कि जिन टीम्स को हम चाहते हैं कि वो आगे आएं और परफॉर्म करें इस तरह से कि हम लोग अपनी सीट्स में से छलांगे मार पहली बात तो मुझे ये बताएं, आप PSL को प्रॉब्लम कह क्यों रहे हैं? सर जी, PSL मेरे नज़दीक इसलिए प्रॉब्लम है कि क्रिकेट जाके लगती है अपने दिल पे। मैंने देखना छोड़ दी थी, लेकिन फिर भी जब टीम परफॉर्म नहीं करती तो मेरा दिल दुखता है। अच्छा, यहाँ पर देखिए जितनी भी टीमें हैं ना, 8 टीमें हैं और ये सारी की सारी हमारी अपनी टीमें हैं, तो हम इंडिपेंडेंट परफॉर्मेंसेस के ऊपर बात कर सकते हैं। और इंडिपेंडेंट परफॉर्मेंसेस अभी हमारे सामने जो आ रही हैं, उसके अंदर जो डेवोन कॉनवे हैं जो कीवी ओपनर है, उन्होंने 45 रन स्कोर किए। मार्क चैपमैन ने किए 42 रन। उसके साथ अगर हम ऑपोजिट टीम में देखें तो मानस लेबुशान जो है उन्होंने 61 रन की इनिंग्स खेली एंड मोहम्मद सदाकत ने 30 रन स्कोर किए थे। आज होने जा रहा है जनाब पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान्स का मैच, एंड इंटरेस्टिंगली ये दोनों टीमें जो हैं वो पॉइंट्स टेबल पर सबसे टॉप पर मौजूद है। तो आज के मैच से हमें क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए और जो मैचेस कल हुए हैं उनके अंदर कैसी परफॉर्मेंस देख रहे हैं डिफरेंट खिलाड़ियों की? हमारे साथ मोहित शाह साहब मौजूद हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, और उसको कवर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? एवरीथिंग इज फाइन, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले तो ये बताइए, आपको लगता है कि ये जो जोश, जज्बा, एंथुजियाज्म हम PSL के हर सीजन के अंदर देखते हैं, इस मर्तबा भी महसूस हो रहा है आपको? देखें, कोई शक तो नहीं है ना जी। देखें, जब क्राउड नहीं होता तो थोड़ा बहुत इम्पैक्ट तो पड़ता है, ये सिंपल सी बात है। क्राउड का एक शोर, क्राउड का वलवला, क्राउड जिस तरह अपनी प्रेजेंस शो करता है ग्राउंड में, फिर हर अच्छी शॉट को चेयर करता है, हर अच्छी विकेट को, हर अच्छे कैच को, तो वो थोड़ा सा स्पिरिट आ जाती है फील्डर में भी, बैट्समैन में भी, बॉलर में भी, उसका इम्पैक्ट बड़ा अच्छा होता है। और मैं तो अभी भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और आई एम वेरी होपफुल कि चलें, शुरू में ना हुआ, शायद अभी लाहौर में आए तो फिर क्राउड को कोई इजाज़त मिल जाए या आने दें। प्रॉब्लम ज़रूर है हमारे लिए, लेकिन देखें और चारा कोई नहीं है। आजकल जो हालात हैं, जिस तरह ऑस्टेरिटी मेजर अडॉप्ट किए हुए हैं गवर्नमेंट, और जिस तरह और मसले मसाइल हैं, वो मेरा ख्याल है यही अच्छा डिसीजन था। बिजनेस एज यूजुअल ना हो, लेकिन एटलीस्ट बिजनेस चल तो रहा है ना। इंपॉर्टेंट ये है कि दुनिया को ये बता दें कि भाई मुश्किलों के बावजूद हमने फिर भी अपने इवेंट को कैंसिल नहीं किया। हमारे पास देखें विंडो कोई नहीं थी। PSL की विंडो होती तो हम लेटर स्टेजेस पे करा देते। इतनी ज्यादा कमिटमेंट है नेशनल टीम की, मैं बात कर रहा हूँ, और नेशनल प्लेयर्स की मैं बात कर रहा हूँ। अब यहाँ से उन्होंने चले जाना है बांग्लादेश, बांग्लादेश से आना है तो ऑस्ट्रेलिया ने आ जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाएगा तो फिर पाकिस्तान ने इंग्लैंड चले जाना है। तो थ्रू आउट द ईयर कोई ना कोई कमिटमेंट है। वो कमिटमेंट इतनी ज्यादा है कि आप इसको वो जो शिफ्ट भी नहीं कर सकते, कोई और विंडो देख भी नहीं सक रहे थे। डिसीजन अच्छा है, चलो हो गया। कमिटमेंट टू विन जो है स्पेशली पिंडीज की, वो नजर नहीं आ रही है। एक मैच नहीं जीते अभी तक। देखिए, बड़ा अजीब सा लग रहा है, अजीब सी बात है कि इतने अच्छे प्लेयर्स होने के बावजूद, जिस टीम में डेरल मिचेल खेल रहे हैं, जिस टीम में रिजवान खेल रहे हैं, जिस टीम में और अच्छे प्लेयर खेल रहे हैं, ये सारों को देखते हुए आप अगर देखें कि इस टीम की परफॉर्मेंस कोई नहीं है, 5 में से 5 मैच आ रहे हैं, और कौन एडवाइजर है, कौन सिलेक्शन करता है टीम की? कौन एडवाइजर है? देखिए, ऐसी टीम के ना एक एडवाइजर नहीं होता। ऐसी टीम के एडवाइजर बहुत होते हैं। वो कहते हैं ना कि जिस बड़ा मशहूर वो है कि मतलब है कि जब सब पड़ जाते हैं बीच में तो वो कभी काम ठीक नहीं होता। ये एग्जैक्टली वो हुआ है। और देखें, उनको अब दूसरा एक और बड़ी अजीब सी बात लगती है कि यंगस्टर को प्रमोट इन्होंने इतना नहीं किया। एक अगर आपका आउट ऑफ फॉर्म है, फर्ज करें यासर आपका आउट ऑफ फॉर्म है, यासर ऊपर टॉप स्कोर नहीं कर रहा, तो आप शाहजेब को खिलाएं। शाहजेब आपका मतलब इतना जबरदस्त प्लेयर है, जूनियर टीम से आया हुआ है, एक प्रोसेस से गुजर के ऊपर आया हुआ है, और लोग चाह भी रहे थे देखना। ओपनिंग बैट्समैन है, शाहजेब खान की बात मैं कर रहा हूँ, लेकिन नहीं खिलाया गया, अभी तक नहीं खिलाया गया। क्यों नहीं खिला रहे? कोई रीजन अभी तक पता चली है? देखिए, मुझे लगता है कि इनका थोड़ा माइंड जो है ना, कंजर्वेटिव माइंड है। इंतजाम उल हक के साथ नहीं जी, बड़ा प्लेयर है, बड़ा नाम है मोहम्मद रिजवान, अब फॉर्म नहीं है कोई रिजवान की, आपने खुद देखा। कोई फॉर्म नहीं है रिजवान की। 5 मैचेस के बाद भी पता नहीं चला कि फॉर्म नहीं है। लेकिन वो अपना एक कंजर्वेटिव माइंड के साथ जो चले हुए हैं वो हटाना नहीं। मुझे लगता है व्यूअर्स, आयशा का दिल ना खासा दुखा हुआ है इस परफॉर्मेंस से, क्योंकि जिस तरह से सवाल आ रहे हैं ना, इनके काफ़ी हीट का टेम्परेचर ऊपर की तरफ है। मुझे सिर्फ आप ये बताएं कि जिस तरह से आप कह रहे हैं कि कंजर्वेटिव माइंड है, बड़ा नाम है, बड़ा प्लेयर है, करके खिला देना, फिटनेस की तरफ गौर ना करना, आपको हमारी नेशनल टीम के साथ ही होता हुआ नजर आता है?
नहीं, नेशनल टीम के साथ भी कुछ हद तक है, लेकिन उन्होंने रियलाइज किया, उन्होंने एक यंगस्टर डाले। देखिए ना, आपने देखा इस दफा खेलते हुए प्लेयर्स को अब प्रमोट कर रहे हैं यंगस्टर को। कुछ टीमें हैं ना, अब मुल्तान सुल्तान को देखें, वो प्रमोट कर रही है यंगस्टर को। उनका आप सिर्फ उनकी जो स्पिन बॉलिंग की कैपेसिटी है वो देख लें, वो क्या जबरदस्त उनकी मोमिन कमर वहाँ पे हैं, वहाँ पे इरफात मिन्हास वहाँ पे खेल रहे हैं, वहाँ पे मतलब है कि और उनके अच्छे स्पिनर हैं, इतने ज़बरदस्त स्पिनर हैं, फैसल अकरम वहाँ पे खेल रहे हैं। अब ऐसे प्लेयर, ऐसे स्पिनर उन्होंने परफॉर्म करके दिया, टीम को देखें टॉप पे पहुँचाया हुआ है, और टीम बिल्कुल एट पा विद पेशावर रन्स जो है वो 130 से जो है वो 200 के आसपास नजर आ रहे हैं ज़्यादातर जो मैचेस में स्कोर किए जा रहे हैं ना, ठीक है। तो हमें ये एक लेजी क्रिकेट बैटिंग साइड पे क्यों देखने को मिल रही है BPSL? नहीं, मेरा ख्याल इसका ये वजह नहीं है, ये रीज़न नहीं होता। ये रीज़न सिर्फ उसका ये है कि आप विकेट टू विकेट ना स्कोरिंग ज़्यादा होती है। अब श्रीलंका में तो आप 160-70 पे मैच जीत जाते हैं, लेकिन वो इंडिया की विकेट हो तो उस पर आप 160-70 पे नहीं, उसमें आपको 250 करने पड़ते हैं। ये एग्जैक्टली यही है कि लाहौर की विकेट में रन ज़्यादा थे। जब कराची आया तो थोड़ा स्पिनर को ज़्यादा हेल्प मिलने लगी, थोड़ा बाउंस जो है वो लो होने लगा, थोड़ा और प्रॉब्लम हो गया, इसलिए मेरा ख्याल है वहाँ पे इतनी ज़्यादा हाई स्कोरिंग गेम्स नहीं आपको नजर आ रही। वहाँ पे 160, 170, कराची में अगर आप 180 कर लें तो थ्रेटनिंग मूड भी होते हैं। कोई मैच है जहाँ जरा विकेट अच्छा बिहेव करती है तो पेशावर ज़ल्मी ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था कराची के ऑपोजिट, विकेट अगर अच्छा बिहेव करती है तो आप ले लेते हो मैच को। राइट, तो आज की अगर हम बात करें, पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान दोनों ही अच्छा परफॉर्म करी हैं, फॉर्म में नजर आ रही हैं, टॉप पर भी हैं पॉइंट्स टेबल के। किसकी तरफ आपके पैसे किसकी तरफ लगेंगे, अगर मैं आम अल्फाज में आपसे पूछूं तो? वो पैसे वाली बात ना करें। नहीं, हम सिर्फ मजाक में बात करें, यानी कि आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? देखिए, दोनों टीमें आउटस्टैंडिंग है, और मैं कहता हूं कि अगर जिस तरह फॉर्म इन दोनों की चल रही है, इनको फाइनल खेलना चाहिए। इस दफा PSL का 11 का फाइनल खेलना चाहिए। लेकिन अभी भी मैं समझता हूं पेशावर ज़ल्मी के पास जो सुफियान मुकीम का एक इम्पैक्ट है बड़ा ज़बरदस्त है, जिस तरह बाबर आजम की फॉर्म लगी हुई है, जिस तरह मेंडेस की फॉर्म लगी हुई है, ये बहुत ही मैं कहता हूँ आउटस्टैंडिंग उनकी फॉर्म लगी हुई है। टीम अगर कोई बहुत ज़्यादा इनफॉर्म टीम है तो वो ज़ल्मी और उसके बाद सुल्तान है, दे आर नॉट फार बिहाइंड। कोई वो नहीं है कि ऑन द गिवन डे हो सकता है वो सरप्राइज कर दें ज़ल्मी को, लेकिन ज़ल्मी की जिस तरह अनबीटन टीम है, देखिए अनबीटन टीम है, उनकी फॉर्म ज़बरदस्त है, उनके बॉलर्स बड़ी अच्छी परफॉर्म कर रहे हैं, इवन फास्ट बॉलर बड़ी अच्छी परफॉर्म कर रहे हैं, और होपफुली मैं कहता हूं कि ज़ल्मी के ज्यादा चांस आज भी जीतते हैं। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। और जनाब, ये तो लिखी पड़ी बात है, जिसके खिलाड़ी जो है ना उनकी फिजिक अच्छी होती है, जो ज़्यादा अपनी सेहत पर काम करते हैं, ज़्यादा फिट होकर मैदान में उतरते हैं ना, वो उसके जीतने के चांसेस भी हमें ज़्यादा ही नज़र आ रहे होते हैं। और क्योंकि हम सेहत की बात करें तो अगला हमारा सेगमेंट भी है सेहत से आगे, वो देखिए, वापस आते हैं। This segment is brought to you by Chughtai Lab. Alright जी, वेलकम बैक वंस अगेन। हम सेहत से आगे के अंदर बात करते हैं मुख्तलिफ इशूज़ के बारे में, और आज हम बात करने लगे हैं एक ऐसे मरज़ की जिसके बारे में ना हर कोई जब भी उसका ख्याल आता है तो अपने कानों को भी हाथ लगाता है और यही दुआ करता है कि खुदा किसी को ये वाली बीमारी नसीब ना करे। कैंसर की हम बात करें, और आज के दौर में ये सिर्फ एक बीमारी नहीं है बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है। कैंसर की केसेस जो हैं उसके अंदर हर साल तेज़ी से इजाफा हो रहा है, और आदाद व शुमार इस सारी सिचुएशन की संगीनी को मज़ीद वाज़े करते हैं। साल सिर्फ 2022 की बात की जाए तो दुनिया भर में 2 करोड़ से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हुए थे। मुज़म्मिल, कैंसर एक बहुत बड़ा मसला है। अब पाकिस्तान में हर साल लगभग कोई तकरीबन 2 लाख अफराद हैं जो इस मर्ज़ का शिकार बन रहे हैं। तशवीशनाक बात यह है कि हमारे पास अक्सर केसेस उस वक्त आते हैं सामने कि जब ये बिल्कुल अपनी लास्ट स्टेज पे पहुंच चुके होते हैं, काफ़ी हद तक मामला बढ़ चुका होता है। अब माहिरीन इसके प्रॉब्लम से रिलेटेड, इस कैंसर से रिलेटेड, कैंसर रिलेटेड प्रॉब्लम से रिलेटेड तशखीस करना जानते भी हैं और वो प्रोसेसेस लेके आते भी हैं, लेकिन मरीज़ की ज़िंदगी जो कि है ना उसको एक ऐसे टाइम पे बचाया जा सकता है कि जहाँ पे मरीज़ अभी स्टार्टिंग स्टेजेस में, इसके लिए स्क्रीनिंग ज़रूरी है। जितनी जल्दी स्क्रीनिंग हो जाएगी, जितनी जल्दी डायग्नोसिस हो जाएगा, उतनी ही ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आप अपना ट्रीटमेंट मुकम्मल कर सकते हैं। आज हम बात करें कैंसर से मुतालिक, और हमारे साथ मौजूद है कंसल्टेंट पैथोलॉजिस्ट चुगताई लैब डॉक्टर हिजाब बतूल साहिबा। कैंसर एक ऐसा इशू है जो हर घर में कोई ना कोई लाइफ पाकिस्तान में क्लेम कर चुका है। आई हैव येट टू मीट अ पर्सन कि जिनसे मैं कैंसर के बारे में बात करूं और उनकी फैमिली
फैमिली के अंदर कोई डेथ कैंसर की वजह से ना हो चुकी हो। सो इट्स अ बिग प्रॉब्लम। एवरीवन आई नो हैज़ लॉस्ट समवन टू कैंसर। स्क्रीनिंग कितनी ज़रूरी है, किस एज पे शुरू करनी चाहिए और हम इसको इम्पोर्टेंट क्यों नहीं समझते? अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं हमेशा कहती हूँ कि चुगताई लैब में हमेशा प्रिवेंटिव मेडिसिन की तरफ तवज्जो दी जाती है। जैसे अभी आपने बार बार रिपीट किया कि हर घर में कोई ना कोई ऐसा पेशेंट है, कोई ना कोई डिस्टेंट रिलेटिव है जो कैंसर से अफेक्ट हुआ है। तो और हमेशा हमें सुनने को बात मिलती है कि बिल्कुल ठीक था, कोई भी मसला नहीं था, तो अचानक हमें पता चला, हम हॉस्पिटल में गए, हमने डॉक्टर से रुजू किया, हमें पता चला ये इस स्टेज के ऊपर है और तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तब ऑब्वियसली पेशेंट का बचना भी मुश्किल होता है, उसका डिजीज़ का प्रोग्नोसिस भी मुश्किल होता है और ज़्यादा मुश्किलात सामने आ जाती हैं। हर बंदे के साथ, हर इंसान के साथ पूरी की पूरी फैमिली सफ़र करती है। तो आज इसी चीज़ के ऊपर बात करनी है कि अब कैंसर के रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, स्क्रीनिंग क्या है और अब क्या करना चाहिए, कौन कौन का ऐसा पॉइंट है जिससे स्क्रीनिंग जो है वो लाजमी है। अगर बात करें हम रिस्क फैक्टर्स की, तो 2-3 तरह के रिस्क फैक्टर्स होते हैं। एक रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि हम चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाइबल। अब मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं? हमारी डाइट है, हमारा लाइफस्टाइल है, एक्सरसाइज है, जो स्ट्रेस फैक्टर्स हैं और कुछ वायरसेस हैं जिससे बचा जा सकता है, पार्शली मॉडिफाइबल हैं। लेकिन जो हमारा लाइफस्टाइल है और अल्कोहल कंजम्पशन कभी कभी जो है हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं। नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स कौन से होते हैं? नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स होते हैं जो हमारी फैमिली हिस्ट्री है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी की फैमिली में कैंसर रन कर रहा है, वो उसे चेंज नहीं कर सकता। जेनेटिक, अगर उसको म्यूटेशंस है, जेनेटिक डिजीज़ है, वो उसको चेंज नहीं कर सकते। तो सबसे पहले ये जानने की ज़रूरत है कि आप कौन से रिस्क फैक्टर में आप फॉल करते हैं, कि आपको कोई रिस्क फैक्टर है भी या नहीं। डॉक्टर साहिबा, मेरा बड़ा एक इम्पॉर्टेंट सवाल है और आई थिंक हमने लास्ट टाइम भी इसके ऊपर बात की थी। एक शख्स जो अपने आप को बिल्कुल सेहतमंद समझ रहा है, मैं अपने आप को सेहतमंद समझ रही, राइट नाउ आई एम नॉट फीलिंग एनीथिंग बैड अबाउट माई सेल्फ और माई हेल्थ, क्या मुझे भी जाना चाहिए अपनी स्क्रीनिंग करवाने के लिए एवरी ईयर या एवरी 6 मंथ्स? या फिर अगर मुझे कुछ फील हो कि कहीं पर दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है या अपनी हेल्थ ठीक महसूस नहीं हो रही, तभी मुझे जाना चाहिए अपने टेस्ट वगैरह करवाने के लिए? देखिए, मैंने पिछली दफ़ा भी ये इस बात पे एम्फसाइज़ किया था कि स्क्रीनिंग की डेफिनेशन क्या है। स्क्रीनिंग की डेफिनेशन क्या है कि आपको लग रहा है आप बिल्कुल हेल्दी हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल आपका है, आपको कोई सिम्टम भी नहीं आ रहा, तो आप क्यों जाएं डॉक्टर के पास? हम में से कोई भी शायद ना जाए। तो स्क्रीनिंग का जो इंटरनेशनल गाइडलाइंस, जो इंटरनेशनल डॉक्टर्स ने जो प्रोटोकॉल्स बनाए हुए हैं, पाकिस्तान में भी जो प्रोटोकॉल्स फॉलो होते हैं, वो इसीलिए होते हैं कि अगर कोई पेशेंट हेल्दी है तो वो कोई इंडिविजुअल हेल्दी है तो वो हेल्दी ही रहे। अब अगर कोई हेल्दी है तो हेल्थ को मेंटेन करने के लिए स्क्रीनिंग की गाइडलाइंस हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमने किसी भी डिजीज़ की बात करते हैं, किसी भी कंडीशन की बात करते हैं, तो ये देख लेते हैं कि अच्छा स्क्रीनिंग की ज़रूरत है, तो मुझे कब जाना चाहिए, कौन कौन सी डिजीज़ में या कंडीशन में स्क्रीनिंग इंपॉर्टेंट है और कौन कौन सी कंडीशन में हमें स्क्रीनिंग की ज़रूरत नहीं है। तो आज हम जैसे कैंसर की बात कर रहे हैं और चुगताई लैब में भी कैंसर के ऊपर बहुत एम्फसाइज़ किया जाता है। वो क्यों? क्योंकि अगर बर वक्त तशख़ीस कर ली जाए तो आराम से ये जो कंडीशन है ये ख़त्म हो सकती है, इसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है, पूरी फैमिली को परेशान होने की ज़रूरत नहीं, इंडिविजुअल को परेशान होने की ज़रूरत नहीं, प्रोग्नोसिस बहुत अच्छा है। अगर हम बात करें, अच्छा ठीक है, मुझे ये पता चल गया कि कैंसर की स्क्रीनिंग इंपॉर्टेंट है मुझे, क्योंकि अगर जब अलामात ज़ाहिर हो जाती है तो बहुत देर हो जाती है, तब फ़ायदा नहीं होता। तब सिर्फ हम फिर ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं कि अच्छा ठीक है, ये कैंसर डायग्नोज हो गया, अब इसको ट्रीटमेंट की तरफ लेके जाना है। अगर अलामात नहीं ज़ाहिर हुई तो हमने स्क्रीनिंग की तरफ जाना है। अब स्क्रीनिंग किस कैंसर की ज़रूरी है और कब ज़रूरी है, ये टाइमलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैंने सुन लिया स्क्रीनिंग इंपॉर्टेंट है, अब मैं क्या करूँ? अच्छा, अब देखते हैं कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा कॉमन कौन से कैंसर्स हैं। पाकिस्तान में ब्रेस्ट कैंसर बहुत कॉमन है, पाकिस्तान में सर्वाइकल कैंसर बहुत कॉमन है, पाकिस्तान में ओरल कैंसर सिंध के एरियाज़ में बहुत कॉमनली सामने आ रहे हैं, पाकिस्तान में लिवर कैंसर बहुत कॉमन है। और ब्रेस्ट कैंसर से अगर हम शुरू करें तो ब्रेस्ट कैंसर इतना कॉमन हो गया है कि हर 8 में से 8 में से 1 खातून को ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज हो रहा है। किताबों में हमने पढ़ा था पहले कि 40 साल की उम्र के बाद ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाता है, लेकिन जब मैं लैब में होती हूँ, चुगताई लैब में मैं केसेस देख रही होती हूँ, तो देखते हैं कि 20 साल 30 साल बहुत अर्ली ईयर्स में ये ब्रेस्ट कैंसर सामने आ रहा है। अब वो क्यों सामने आ रहा है? और ये बहुत परेशान कुन बात है। पूरी यंग फीमेल्स हैं और यंग मदर्स होती हैं, पूरी फैमिली इम्पैक्ट होती है। तो अब हमारा किस चीज़ पे एम्फसाइज होता है चुगताई लैब में कि अच्छा ठीक है, स्क्रीनिंग कराएं, हर इंडिविजुअल स्क्रीनिंग कराएं। पाकिस्तान में कॉमन है।
अब मैंने पहले जैसे बात की रिस्क फैक्टर्स की, तो ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क फैक्टर्स की बात करें 40 साल से ज़्यादा उम्र, लेकिन अभी मैंने कहा 20 साल 30 साल में भी हो रहा है, तो जिन फैमिली में अगर किसी की डिस्टेंट फैमिली में भी किसी को ब्रेस्ट कैंसर हुआ है, या हमने सुना है कि अच्छा जी फलाने की फलाने रिलेटिव्स को है, तो इसका मतलब है कि मैं हाई रिस्क पेशेंट, हाई रिस्क इंडिविजुअल हूँ, मुझे स्क्रीनिंग की तरफ अर्ली एज में जाना है। अच्छा, अब स्क्रीनिंग ठीक है 40 साल के बाद होगी। अगर कोई खातून जिसको बहुत अर्ली मंथली साइकिल स्टार्ट हुआ है, बहुत लेट खत्म हो रहा है, मीनोपॉज बहुत लेट हो रहा है, तो वो भी हाई रिस्क इंडिविजुअल में शामिल होता है। अगर कोई खातून है जिसने अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड नहीं कराया, वो भी हाई रिस्क इंडिविजुअल है। अच्छा, अब क्या करें? ठीक है जी, पता चल गया हाई रिस्क इंडिविजुअल हैं या इवन नॉर्मल भी हैं, तो अब हमने क्या करना है? अब हमने स्क्रीनिंग के कौन कौन से टेस्ट अवेलेबल हैं? चुगताई लैब में हमारे पास अवेलेबल है मेमोग्राफी, ठीक है, मेमोग्राम अवेलेबल है। और अगर बहुत अर्ली 40 साल के बाद मेमोग्राम इंडिकेटेड है कि आपने मेमोग्राम आके कराना है, मेमोग्राम करा लिया। उसके बाद अगर कोई उसमें नजर आया कि अच्छा ठीक है छोटा मोटा सा लीन है, तो उसमें एक बहुत सिंपल सा टेस्ट होता है फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी, वो भी अब काफी कम हो गया। उसमें ट्रू कट बायोप्सी यानी बायोप्सी लेते हैं, टिश्यू का एक छोटा सा टुकड़ा लेते हैं, देख लेते हैं अच्छा इसमें कोई मसला आ रहा है या नहीं। अगर नहीं है ओके फाइन, हाई रिस्क है, आपने अगले साल दोबारा आना है या 6 महीने बाद दोबारा आना है, ठीक है। और अगर नहीं है ओके फाइन। ठीक है, आई अंडरस्टैंड। जब हम ब्रेस्ट कैंसर की स्पेशली बात करते हैं तो हम तकरीबन पूरा साल ही इसको कवर करते रहते हैं। ब्रेस्ट कैंसर के अंदर मोस्टली ये कहा जाता है कि आप सेल्फ डायग्नोसिस जो है ना वो भी अपना करते रहा कीजिए। तो आप ये कह रही हैं कि सेल्फ डायग्नोसिस से बेहतर है कि डायरेक्टली स्क्रीनिंग की तरफ ही जाया जाए? देखिए, दो चीज़ें हैं, एक है सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, एक है क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, और फिर है स्क्रीनिंग। 3 चीज़ें आ गई। सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन हर महीने औरत को अपनी खुद करनी चाहिए, उसके बहुत ज़्यादा जो है ट्यूटोरियल्स अवेलेबल हैं कैसे करनी चाहिए। क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन 6 महीने बाद कोई खातून अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास, फिजिशियन के पास करवा ले। फिर आती है स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग का मतलब है कोई ऐसा टेस्ट जिससे आर पार नज़र आ जाए, तो वो स्क्रीनिंग का ईयरली प्रोटोकॉल है, 40 साल के बाद ईयरली, 55 साल तक। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो ख़वातीन की बात हो गई। अब कैंसर्स के बारे में अगर बात की जाए तो कैंसर्स में मर्द हजरात भी शामिल हो जाते हैं कि जिनको ये बीमारियां फेस करनी होती हैं। तो हमारे यंग लड़कों में या हमारे मिडिल एज ओल्ड एज मैन में कौन से ऐसे कैंसर्स हैं जो कॉमन है, और उनको स्क्रीनिंग के लिए कितनी मरतबा जाना चाहिए साल में? एक दफ़ा किस एज ग्रुप को कब रब्ता करना चाहिए या स्क्रीनिंग करवानी चाहिए, और कौन से कैंसर्स की करवानी चाहिए? बड़ा मुख्तसर सा करके बताइएगा, टाइम थोड़ा सा शॉर्ट है। बिल्कुल ठीक है। जो मेल पॉपुलेशन है, अगर उसकी बात की जाए तो मेल पॉपुलेशन में प्रोस्टेट कैंसर कॉमन है, लंग कैंसर कॉमन है, लिवर कैंसर कॉमन है, ओरल कैंसर कॉमन है। अब प्रोस्टेट कैंसर की एक खास एज लिमिट है, जैसे 40-50 साल से ऊपर, 40 साल से ऊपर आपकी स्क्रीनिंग इंपॉर्टेंट है। स्क्रीनिंग में एग्जामिनेशन है, यूरोलॉजिस्ट के पास जाएं, एग्जामिनेशन कराएं। चुगताई लैब में हमारे पास इसके लिए कुछ सिंपल ब्लड टेस्ट हैं। अगर आप PSA का ब्लड टेस्ट करवा लें तो आपको पता चल जाता है कि इस एज ब्रैकेट में मेरा लेवल इतना होना चाहिए था, इतना नहीं है, इससे ज़्यादा है, ओके मुझे यूरोलॉजिस्ट के पास जाना है। अगर इतना है ओके फाइन, मैं साल बाद अपना ये टेस्ट रिपीट करा सकता हूँ। यूरिन में कोई मसला आ रहा है, मुझे अपना ब्लड टेस्ट PSA चुगताई लैब से जाके मैं करवा लूँगा, मुझे पता चल जाएगा। अगर खुदा ना खास्ता कोई मसला है, यूरोलॉजिस्ट के पास। दूसरे चीज़ की तरफ हम आते हैं। अब प्रोस्टेट में भी फैमिली हिस्ट्री इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरे, अगर मैं जल्दी बात कर रही हूँ कि अगर दूसरे कैंसर की तरफ आते हैं, वो है लिवर कैंसर। लिवर कैंसर उन लोगों में, ख़वातीन मर्दों में दोनों है, लेकिन मर्दों में एक्सपोजर थोड़ा सा ज़्यादा है क्योंकि इसमें अल्कोहल लिवर डिजीज़ हमारे कल्चर में थोड़ा कम है, बट देखने में सामने आया है कि अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ है, NAFLD नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ है, और इसके अलावा हेपेटाइटिस, अगर किसी को वायरस से हेपेटाइटिस B-C है तो उसको लिवर कैंसर के ज़्यादा चांसेस हैं। इसके लिए भी एक खास अल्ट्रासाउंड है, इसमें फिर ब्लड टेस्ट हमारे पास हैं अवेलेबल, अल्फा फीटोप्रोटीन है, पिफका है, एल्गोरिदम्स बने हुए हैं जिससे अर्ली स्क्रीनिंग होती है। अगर हम कुछ ऐसे जो रिस्क फैक्टर्स की बात करें, जैसे अगर ओरल कैंसर की मैं बात करूं तो सिंध में या कुछ ऐसे इलाके जिसमें टोबैको यूज़ बहुत ज़्यादा कॉमन होता है, गुटखा है, तो वो लोग अपनी स्क्रीनिंग जाके, उसके लिए ब्लड टेस्ट नहीं लेकिन वो डेंटिस्ट के पास ज़्यादा। ऑल राइट, थैंक यू सो मच डॉक्टर हिजाब हमें ज्वाइन करने के लिए और इम्पॉर्टेंट इशू के ऊपर ये बताने के लिए कि स्क्रीनिंग कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप नहीं करवाएंगे तो खुदा न खास्ता चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और ओवर द ईयर्स ये प्रेवलेंस जो है ना स्पेशली कैंसर की, ये बढ़ती जा रही है। डॉक्टर हिजाब बतूल हमारे साथ मौजूद थी और वो बात कर रही थी हमारी सेहत से मुताल्लिक कि कैसे स्क्रीनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही वक्त हो चुका है इस सेगमेंट का ख़त्म। एक ब्रेक की तरफ हमें जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो मज़ीद बात करेंगे। स्टे विद अस। This segment is brought to you by Chuktai Lab.
वंस अगेन आपको लेके जाएंगे उसी इशू की तरफ जिसने पूरी दुनिया को राइट नाउ परेशान करके रखा हुआ है, और वो है जंग। यानी कि मुज़ाकरात हुए पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, और अब से थोड़ी देर पहले एक इंपॉर्टेंट अहम डेवलपमेंट आई है, एंड दैट इज़ क्योंकि ट्रंप ने कहा था कि वो ब्लॉकेड करेंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को, तो जो बरतानवी बहरी जहाज़ हैं वो इसमें हिस्सा नहीं लेंगे। ये बरतानिया की तरफ से अब कह दिया गया है कि अगर अमरीकी बहरी जहाज़ जाते हैं ब्लॉकेड के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की, तो उसके अंदर बरतानवी जो है ना वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा। और ये इंटरेस्टिंग इसलिए है, जब भी हम माजी उठाकर देखते हैं या जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स उठाकर देखते हैं, तो अमेरिका के साथ साथ बरतानिया जो है वो हमेशा मौजूद होता था, नेटो मौजूद होता था, ये उनके इत्तेहादी ममालिक कहलाए जाते थे। और इस मरतबा इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर बरतानिया ने अपने आप को एक तरह से अलग रखा है अमेरिका की इन इंटेंशन से, अमेरिका की तरफ से जितने भी अटैक्स हुए हैं। इसके ऊपर बात कर लेते हैं। हमारे साथ खुर्शीद महमूद कसूरी साहब मौजूद हैं, सीनियर पॉलिटिशियन हैं और साबिक वज़ीर ख़ारजा भी हैं, बहुत अच्छे तरीके से इन सारे मामलात को समझते हैं, तो उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि उनका एनालिसिस क्या है। कसूरी साहब, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसे देख रहे हैं आप इस सारी सिचुएशन को? और अभी जो एक तरफ ट्रंप मुज़ाकरात की भी बात कर रहे हैं, और काफ़ी हमें नज़र आ रहा था कि ऑप्टिमिस्टिक फीलिंग आ रही थी मुज़ाकरात से, दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को ब्लॉक भी करेंगे। तो आपको क्या लगता है किस तरफ जा रहे हैं सारे मामलात? प्रेसिडेंट ट्रंप को प्रेडिक्ट तो बिल्कुल ही नहीं किया जा सकता, लेकिन जो उन्होंने कहा है वो सुना ज़रूर जा सकता है। ये दूसरी बात है कि वो अपने आप को बहुत जल्दी कॉन्ट्रडिक्ट भी कर देते हैं। अब ये कि जी वो ब्लॉकेड करेंगे, कमाल है। पहले एतराज़ हो रहा था कि जी ईरान जो है वो उसको स्लो कर रहा है, हालांकि उन्होंने ब्लॉकेड तो नहीं किया था, वो इजाज़त दे रहे थे जहाज़ों की, लेकिन निस्बतन कम, क्योंकि वो टोल वोल भी कुछ से रिसीव कर रहे थे, और अभी नया सिस्टम उन्होंने नहीं बनाया था। अब ट्रंप साहब ने नैले पे दल ये मारा है कि उनका मैं उसको ब्लॉकेड कर दूंगा। अब ब्लॉकेड के जो नताइज हैं वो सारी दुनिया के लिए, खुदा ना करे ये लंबा हो, तबाहकुन हो सकते हैं। अभी तो ऑयल और गैस की हम बात कर रहे हैं, दुनिया में कहत पड़ सकता है, अल्लाह माफ़ करे अगर ये बाज ना आए और ये लंबा चला, क्योंकि फर्टिलाइजर्स जो हैं, अगली जो फसल मसलन हिंदुस्तान और पाकिस्तान और मेजर एक्सपोर्टर्स हैं, इंडिया बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है, पाकिस्तान भी एक्सपोर्टर है राइस का, अगर उसके पहले ना इन्होंने ये सारा मामला खोला तो पता नहीं इसका क्या असर होगा। इनको किसी ने ब्रीफ किया या नहीं? जी, एग्रीकल्चरल सेक्टर बड़ा हेवीली इम्पैक्ट होगा, फर्टिलाइजर्स की जो है मैन्युफैक्चरिंग वो बड़ी इम्पैक्ट होगी। अच्छा सर, इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो ये नहीं समझ आ रही इनको एडवाइस कर कौन रहा है। जी सर, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है इसमें वो ये है कि नेटो और यूएसए के दरमियान एक रिफ्ट पड़ती जा रही है। आपको क्या लग रहा है ये रिफ्ट कितनी खतरनाक है दुनिया के लिए? दुनिया के लिए तो नहीं खतरनाक है, वेस्टर्न अलायंस के लिए है। उसकी वजह यह है कि मेरे हिसाब से जो जिस तरह मैं सोचता हूँ, मेरा तो यह है कि ये जो अलायंसेस बने थे, वॉर्सॉ पैक्ट और नेटो, ये बने थे दूसरी जंग अजीम के बाद, और जब कोल्ड वॉर ख़त्म हुई, सोवियत यूनियन का इन्हदाम हुआ, वॉर्सॉ पैक्ट ख़त्म हो गया, तो कोई ज़रूरत नहीं थी कि नेटो को इसी कंडीशन में रखा जाता। और फिर मज़ीद ये कि जो आप यूक्रेन की जंग का देख रहे हैं, इसकी बुनियादी वजह यह है कि नेटो ना सिर्फ वहाँ रहा जहाँ था, उसने अपने आप को एक्सपेंड करना शुरू कर दिया फॉर्मर सोवियत यूनियन या मौजूदा रूस की तरफ। तो फिर उसका नतीजा आपके सामने है कि रूस ने उसको रेजिस्ट किया और यूक्रेन की जंग शुरू हो गई। तो इससे वो तो दुनिया के लिए तो कोई तबाही नहीं है। हाँ, मगरिब के लिए, ख़ास तौर पे अमेरिका के लिए एक नुकसानदेह अमल होगा, क्योंकि अमेरिका की जो लीडरशिप मेरे हिसाब में थी वो एज लीडर ऑफ द वेस्टर्न अलायंस थी, और अगर वो अपने आप को अलहदा करना चाह रहे हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप जो कर रहे हैं, पहले यूक्रेन की पॉलिसी में फ़र्क था, अब उन्होंने किसी को कंसल्ट ही नहीं किया। ये जो ईरान पे उन्होंने हमला किया इजराइल के साथ मिलके, और वो तवक्को कर रहे हैं कि नेटो उनकी सपोर्ट करती। देखें, नेटो एक डिफेंसिव अलायंस है, और ना तो अमेरिका पे हमला हुआ तो डिफेंस इनका किस लिए करते, हमला तो इन्होंने किया। नंबर 2, इन्होंने किसी को वजूहात नहीं बताई, एंड गेम नहीं बताई, भाई मकसद आपका क्या है। अमेरिका में किसी को नहीं बताया, अमेरिका की रिपब्लिकन पार्टी में बड़े कम लोगों को पता है, अमेरिका की कैबिनेट में बड़े कम लोगों को पता है, तो वेस्टर्न अलायंस उसमें क्या करता।
नेचुरली हर कोई इतनी, जब आप इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन करेंगे तो क्या ज़रूरत है कि दुनिया के दीगर ममालिक जो अपने आप को ये समझते हैं कि हम में ये फ़र्क है कि हम रूल्स बेस्ड ऑर्डर हैं, और दूसरी दुनिया यानी वो ताना देते थे कम्युनिस्ट सिस्टम को कि रूल्स बेस्ड ऑर्डर नहीं, ये मैं कह रहा हूँ ताना। तो अब तो लग रहा है कि चाइना इज़ मच मोर प्रेडिक्टेबल, रूल्स बेस्ड ऑर्डर ये जो कह रहे थे, तो उसमें इन्होंने किसी को कंसल्ट ही नहीं किया, तवक्को क्यों कर रहे हैं कि इनको कोई सपोर्ट करेगा। तो कसूरी साहब, फिर ये जो जब भी हम अपने इंट्रो में भी बात कर रहे थे, माजी को उठाकर देखें, जब भी अमेरिका अटैक का फैसला करता था तो जो बरतानिया है वो भी उनके साथ मौजूद होता था, नेटो भी मौजूद होता था। अब बरतानिया ख़ास तौर पर जब भी कोई स्टेटमेंट देते हैं ट्रम्प, बरतानिया कहता है कि भाई हम इसके अंदर शामिल नहीं होंगे। तो वो जो लेजिटिमेसी मिलती थी अपने इत्तेहादियों की तरफ से अमेरिका को अपने किसी भी एक्शन के लिए इंटरनेशनली जब वो इन्वेड करते थे या फिर अटैक करते थे, वो अब नहीं मिल रही। ये मॉरली कितना ज़्यादा बड़ा पॉइंट है अमेरिकन अवाम के लिए और इवन ट्रम्प के लिए, ट्रम्प इंतजामिया के लिए भी, कितनी के उनको लेजिटिमेसी उनके तहादियों की तरफ से भी नहीं मिल रही है। मॉरली तो अच्छी बात है। हाँ, नहीं, मॉरली तो बहुत अच्छी बात है कि एक ऐसे अनलॉफुल कदम को जो इंटरनेशनल लॉ की नज़र में कंप्लीटली इलीगल है, और ये तो अमेरिका में भी बहस चल रही है, अमेरिकन और डेमोक्रेटिक पार्टी में भी चल रही है कि अमेरिका इंटरनेशनल लॉ को वायलेट कर रहा है। तो अगर नहीं सपोर्ट कर रहा नेटो के ममालिक तो अच्छा कर रहे हैं, मॉरली तो अच्छी बात है। और नंबर 2 ये है कि अगर बरतानिया शामिल बाजा नहीं हुआ तो मैं तो नहीं एतराज़ करूँगा। फ्रांस ने भी एतराज़ किया है, जर्मनी ने भी एतराज़ किया है, सही एतराज़ किया है। सारी दुनिया तबाही के किनारे पे आ गई है। इसराइल की ये जंग है, अमेरिकन यूएसए। मैं एक्चुअली ये पॉइंट पूछना चाह रही हूँ, शायद मैं सही तरह पुट नहीं कर सकती सवाल। यूएसए के लिए जी और यूएसए का जहाँ तक सवाल है, मैं समझता हूँ उनको बहुत बड़ा धक्का लगेगा, अभी तो लोगों को नज़र नहीं आ रहा, और उससे बड़ा धक्का लगेगा इसराइल को। इसराइल एक छोटा सा मुल्क था, उसकी सबसे बड़ी ये ताकत थी कि अमेरिका का पब्लिक ओपिनियन इसराइल को सपोर्ट करता था। अब जो रिसेंट पोल्स है, इससे पहले 1.5-2 साल से नज़र आ रहा है कि अमेरिका के यहूदी जो हैं वो इसराइल से जान छुड़ा रहे हैं, वो गालियां दे रहे हैं, एतराज़ कर रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं नेतन्याहू सारी दुनिया के यहूदियों को मरवा देगा। और जो सबसे बड़े वहाँ के थिंकर्स हैं, जूइश थिंकर्स, उनमें सबसे बड़े तो बर्नी सैंडर्स हैं जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं, वो खुद यहूदी हैं। वो कहते हैं तो दुश्मन है यहूदियों का ये जो है नेतन्याहू, वो तो कह रहे हैं हमारे नाम को इसने जलील कर दिया है। और जो बड़े बड़े यहूदी थिंकर्स हैं अमेरिका में, वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं, नौजवान यहूदी भी। हाँ, तो फिर सवाल ये सपोर्ट उन्हें कौन कर रहा है? जो अरबपति यहूदी हैं, जो क्रिश्चियन, जो जूइश ज़ायनिस्ट हैं, जो कि सपोर्ट करते हैं रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टी को, वो सपोर्ट कर रहे हैं। उनकी वो उनकी खुशनुदी के लिए, यहूदियों की खुशनुदी के लिए नहीं, वो लोग जो फाइनेंस कर रहे हैं, जो कि, और उनके साथ मिलके एक तबका है क्रिश्चियन ज़ायनिस्ट का, जिनमें प्रेसिडेंट ट्रम्प की पार्टी के कई लोग शामिल हैं, जो ये समझते हैं कि हज़रत ईसा की ज़हूर पजीर दोबारा होंगे जब ये होमलैंड में चले जाएंगे अब वापस, यानी यहूदी। और वो उनकी अपनी रीडिंग बाइबल की है जो बहुत से क्रिश्चियंस की नहीं है। तो वो जब आप मज़हब को ले आए और वो भी एक सुपर पावर ले आए, तो आपको नज़र आएगा कि क्या हशर हो रहा है उनका, और उनके लिए तो अच्छा नहीं। अमेरिकन खुद कह रहे हैं हमारे कमेंट में आपका चाहूंगा आप ही के पॉइंट पे, आप बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने मेंशन किया कि धक्का लगेगा इससे अमेरिका को, उससे बड़ा धक्का लगेगा इसराइल को। और सिर्फ ज़ायनिस्ट लॉबी है जो इस चीज़ को पुश कर रही है, बोथ ऑन द जूइश एंड द क्रिश्चियन साइड। जो ज़ायनिस्ट लॉबी है सिर्फ वो इस चीज़ को पुश कर रही है। क्या ये धक्का राउंड 2 का, टॉक्स के राउंड 2 का सीड बन सकता है, रूट बन सकता है? देखें, जो पाकिस्तान ने किया वो तो बहुत अच्छा किया और बड़ा नोबल था। दुनिया जंग के धाने पे खड़ी थी, हमने उनको इकट्ठा किया। ये डिप्लोमेसी की बड़ी कामयाबी है, पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी है। लेकिन क्या ये शाखसाना होगा या पहला बाब होगा टॉक्स का? दूसरी जो टॉक्स होंगी, देखें, जंग से तो कोई मामला कभी हल नहीं होता। बिल्कुल, जंग हार जीत भी अगर हो जाए, इसमें तो हार जीत का मुश्किल हो लगे नजर आ रहा है,
तब भी मेज़ पे बैठना पड़ता है। पाकिस्तान आई एम श्योर उसे करना चाहिए कि प्राइवेटली दोनों पार्टियों से रब्ता रखे, और रख रहे होंगे, मुझे कोई शक नहीं है, और कोशिश करें कि इस मामले को जितनी जल्दी हो सके इसे ख़त्म कराएं, क्योंकि ये जो ब्लॉकेड इन्होंने कर दिया है ये तो नैले पे धैला नहीं, नैलों पे पता नहीं क्या मार दिया है। और वो तो कह रहे थे ना कि हम टोल दोगे तो जाने देंगे, उनका हम रास्ता ही बंद कर रहे हैं। तो अगर फर्टिलाइज़र ना आई महीने डेढ़ में तो अगला जो पैडी का सीज़न है सारी दुनिया में तबाह हो जाएगा। साउथ एशिया के, साउथ एशिया तो नहीं तबाह होगा, साउथ एशिया से एक्सपोर्ट्स जो है वो ख़त्म हो जाएंगी और फूड सफिशिएंसी को धक्का लगेगा सारी दुनिया में। राइट, बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर टेकिंग योर टाइम आउट हमें ज्वाइन करने के लिए, इतना एनालिसिस हमारे सामने रखने के लिए। खुर्शीद महमूद कसूरी साहब हमारे साथ ख़वातीन हज़रात मौजूद थे और वो ये बात कर रहे थे कि भाई ये तो अब समझ नहीं आ रही है। एक तरफ तो आप कहते हैं कि भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ ईरान ने बंद कर दिया, बहुत ही गलत कर दिया, हमारे इत्तेहादी बहुत परेशान हुए हैं, दुनिया परेशान हुई है। दूसरी तरफ आप उसके जवाब में कहते हैं कि हम ब्लॉकेड कर देंगे। भाई ईरान तो गुजरने दे रहा था, फिर भी कुछ जहाज़ों को जो पे करने के लिए या फिर जब उनको चार्ज किया जा रहा था, यहाँ पर ब्लॉकेड का मतलब तो फिर हम कुछ और ही समझेंगे। बिल्कुल। और दूसरी चीज़ ये है कि मैं थोड़ा सा ज़रा इंटरनेशनल मीडिया को कोट करना चाहता हूँ कि जहाँ पे हमारे पास गार्डियन, न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट वगैरह के आर्टिकल्स हैं और इनकी तरफ से आने वाला जर्नलिज्म एक चीज़ प्रोनाउंस कर रहे हैं और काफ़ी लाउडली प्रोनाउंस कर रहे हैं। उन्होंने एक बात कही है कि दिस इज़ द फर्स्ट टाइम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हैज़ वेंट अप अगेंस्ट अ मॉडर्न आर्मी। तो इस चीज़ ने काफ़ी कुछ है जो डिस्क्लोज किया है अबाउट द डिफेंस सेक्टर एंड द मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, एक्सपोज भी किया है कि मतलब आपका दिफाई सिस्टम दुनिया का सबसे बेहतरीन दिफाई सिस्टम नहीं है, आपकी वॉर टेक दुनिया की सबसे बेहतरीन वॉर टेक नहीं है। 50 साल से एक जगह है कि जिस पे आपने पाबंदियां लगाई हुई हैं, उसने आपको ऐसा सर दिया है कि इस टाइम पे आप तू मैं कर रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में खड़े होकर, बट वी होप फेस सेविंग ढूंढ रहे हैं। एग्जैक्टली। खत्म हो चुका है हमारे प्रोग्राम का वक्त। इंशाल्लाह कल एक मरतबा फिर से हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।